हेलो एवरीवन, हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स के जितने भी आपके सीए इंटरमीडिएट के इनकम टैक्स की क्वेश्चनियर्स हैं इन द आईसीआई मॉड्यूल, सारे के सारे यहाँ पे आपको विद इन 30 आवर्स करा दिए जाएंगे। सर आपको करना क्या है, जस्ट बी सीटेड ऑन द चेयर, अपनी पूरी बैक को सपोर्ट देते हुए चेयर पे बैठिए। और अगर आप बुक नहीं लेके बैठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने साथ एक कैलकुलेटर लेके रखे रहिएगा। आप मेरे साथ कहीं से भी अपने बुक में ओवरराइट करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ आप क्वेश्चंस को देखेंगे। इफ यू वांट देन पॉज इट नॉर्मली एंड रीड द क्वेश्चन। मेरे साथ लिखने की कोशिश आप नहीं करिएगा। ओके, हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एंड आपको अगर इस क्लासेस का प्रोफार्मा अच्छे से समझना है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं नवंबर के इवेंट 2019 से उस पर क्लासेस आपको मिल रही होगी। सीए फाइनल की सेम पैटर्न पे आपकी इनकम टैक्स की ये क्लासेस चलेंगी। ओके सर, ओवरव्यू अगर हम लें इस चैप्टर का तो क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो रेसिडेंस की हम बात कर रहे होते हैं। तो पहली बात, हम रेसिडेंशियल स्टेटस किसका निकाल रहे होते हैं। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली भारत का निवासी कौन है ये तय होता है, भारत में रहता कौन है। तो दो लोगों के लिए निकाल सकते हैं, या फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी एंड अदर दैट, या फिर दो क्राइटेरिया में जब डिवाइड हो जाता है तो दूसरा क्राइटेरिया आता है आपका इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर हम बात करें फर्म्स की या किसी कंपनी की तो वो या तो फिर रेसिडेंट होगी या तो फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, नॉन रेसिडेंट होगी। हाँ ठीक है, अगर कोई फर्म है या कंपनी या तो वो रेसिडेंट होगी या नॉट रेसिडेंट होगी, नॉन रेसिडेंट जिसको कहते हैं। बट अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है और एचयूएफ है, एचयूएफ या इंडिविजुअल होते हैं, देन या तो वो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। सर कोई नहीं है, एक पर्सन या तो रेसिडेंट होता है या तो नॉन रेसिडेंट होता है। बट फर्म और पर्सन और कंपनी में यही फर्क आ जाता है कि पर्सन रेसिडेंट होगा तो भी इसके दो फ्लेवर्स आ सकते हैं। इफ अ पर्सन और एचयूएफ इज रेसिडेंट, देन क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, आम तरीके से भारतीय निवासी है, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, ये दो कंडीशंस आती हैं। इसके ऊपर हमारे बहुत से क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, तो हम अब इस चीज को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, अगर हम बात करें सर रेसिडेंशियल स्टेटस की, किसकी सर, रेसिडेंशियल स्टेटस की, तो हमें क्या निकालना है, हमें अब तो सर यही निकालना है कि कोई इंसान रेसिडेंट है या फिर नहीं है। हाँ ये बात तो सही है। तो कंपनीज वगैरह की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल पहले हम ये फिक्स करेंगे सर, इंडिविजुअल रेसिडेंट है या और नॉन रेसिडेंट है। अगर ये रेसिडेंट होगा तो इसके अगेन दो फ्लेवर्स आ जाएंगे सर, कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। बट करेंटली वी आर व्हाट सेइंग दैट दिस इज रेसिडेंट और नॉट। अभी हम केवल ये डिस्कस करेंगे कि रेसिडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस बता दी गई है, आपको कुछ कंडीशंस बताई गई है। कंडीशन नंबर 1 आपको बताया गया है, इफ एनी पर्सन, हम इसकी बात अभी कर रहे हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं, ये जो पर्सन थे, इफ ही स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, अगर ये 182 दिन से ज्यादा रह गए तो इन प्रीवियस ईयर, इफ ही स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। और सर यहाँ पे और एक वर्ड आएगा, मतलब या तो फिर ये 182 डेज से ज्यादा रह चुके हैं भारत में, या तो फिर देखो, या तो फिर वर्ड आ रहा है बार बार, क्योंकि ये और की कंडीशन है, एंड नहीं है। या ही स्टे इन इंडिया 60 डेज, एटलीस्ट 60 डेज है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस 60 डेज और मोर लिख सकते हैं इसको, एटलीस्ट 60 डेज इन करंट प्रीवियस ईयर, इन दिस प्रीवियस ईयर, एंड लास्ट 4 के प्रीवियस ईयर में ये टोटल 365 डेज रहे हों, तो भी ये क्या है, रेसिडेंट है। मतलब अगर इन्होंने एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, एज लाइक ये या तो इसी साल ये 182 दिन से ज्यादा रह गए, या तो फिर इस साल सिर्फ 60 डेज रहे, बट पिछले के 4 सालों में ये 365 दिन या उससे ज्यादा रहे थे, देन ही वाज रेसिडेंट, बिकॉज दिस कंडीशन इज अबाउट और। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। मतलब 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक के बीच में इफ यू स्टे इन इंडिया 182 डेज तो भी आप रेसिडेंट हैं। बट अगर आप प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर 19-20 में सिर्फ और सिर्फ 60 दिन रहे हैं,
या 85 दिन रहे, 60 डेज और मोर अगर आप रह लिए, बट पिछले के 4 सालों में मिला के टोटल आप 365 डेज से ज्यादा थे तो भी आप रेसिडेंट हैं। तो अगर आप रेसिडेंट हैं तो फिर हम डिसाइड करेंगे यू आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट अगर आप ये रेसिडेंट की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो आप नॉन रेसिडेंट हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आया सर? इतना समझ में आया सर। अब जो दो अलग कंडीशंस हैं वो क्या कहती हैं, देखिए इसके बाद दो कंडीशन आती है कि यू आर रेसिडेंट। अब आप दो अलग कंडीशंस देखेंगे सर, कौन सी दो अलग कंडीशन देखेंगे? इसको कहते हैं ना सर एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस सर, ये एडिशनल कंडीशंस क्या है? पहली एडिशनल कंडीशन है कि अगर आप 10 प्रीवियस ईयर में 10 प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर तक अगर आप भारत के रेसिडेंट हो गए, 10 साल में 2 साल आप भारत के रेसिडेंट हो गए, एंड ये एंड है, याद रखेगा ये और नहीं, ये एंड है, एंड दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली साथ में सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। मतलब अगर आपने मेरी प्रीवियस ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया, भारत में 182 दिन से ज्यादा इस साल रहे हैं, या इस साल भले ही 60 दिन रहे बट पिछले के 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा रहे, तब ठीक है, आप रेसिडेंट हो। इससे क्या साबित हो गया? इससे साबित हो गया कि आप रेसिडेंट है। क्या साबित हो गया? कि आप रेसिडेंट हैं। अब जब आप रेसिडेंट साबित हो गए तो हम क्या चेक करेंगे कि आप रेसिडेंट तो हो, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। एक आम भारतीय हैं आप या आपके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब सर, या आप भारत आते जाते रहते हैं तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाते हैं। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाते हैं तो आप भारत आते जाते होंगे। इसका मतलब आप अगर लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर्स में 2 प्रीवियस ईयर भारत के रेसिडेंट बन गए थे, अगर हम बात करें 19-20 प्रीवियस ईयर के लिए चेक कर रहे हैं, तो 2009 से लेके 10 के बीच में इन 10 प्रीवियस ईयर के बीच में 2 प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंट बन गए थे। और उसके साथ साथ ही ये ऐड है, उसके साथ साथ ही आप स्टे किए हैं इंडिया में 730 दिन इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, देन यू आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर आप नहीं कर पाए कंडीशन तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाते हैं। अगेन सर, हम अगर फर्म है, कंपनी है, कुछ भी है, देखिए अगर हम इंडिविजुअल हैं तब तो ठीक है, बट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तब, और फर्म कंपनी, अगर फर्म कंपनी है तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हम देखेंगे। सिर्फ ये वाली बेसिक कंडीशन, 182 दिन से ज्यादा थे नहीं थे, या फिर स्टे इन इंडिया अगर करंट में 60 डेज रहे हैं और लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज रहे तो रेसिडेंट हो गए। अगर रेसिडेंट हो गए तो ठीक है, तो हम इस पार्ट पे आएंगे। अगर नहीं रेसिडेंट हुए तो हम लीव कर देंगे यहाँ पे। अब हम रेसिडेंट हो गए तो हम चेक करेंगे कि हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुए हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुए हैं। अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे तो हम पिछले 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट हो गए होंगे और पिछले 7 सालों में 730 दिन भारत में रहे होंगे। अगर हमने ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड कर दी, देन आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर नहीं सेटिस्फाइड कर पाए तो हम भारत आते जाते रहते नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। हम एक आम भारतीय तब नहीं है। ठीक है सर, आइए इतना हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अपना पहला क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपसे बात कर रहा है मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप इंगेज्ड इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर इन इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम द चेन्नई पोर्ट फ्रॉम 6 जून 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको डिटेल बताएगा ये फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 डिटरमाइन द residential status of Mr. Anand for assessment year 2021, assuming that his stay in India in the last 4 previous year preceding 1920 is 400 days. ठीक है सर। एंड लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 750 दिन रहे हैं। पिछले के 7 प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहे? 750 दिन। चलो कोई बात नहीं सर। डेट ऑफ इंटरिंग इनटू कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट 6 जून का था और डेट ऑफ इंटर्ड इनटू कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ दिस शिप इज 9 नवंबर का था। सर ये है क्या? देखिए ये एक शिप है जो भारत के बाहर जा रही है और ये भारत कंट्री अपनी, ये भारत के बाहर जब ये शिप जाती है तो इस शिप में ये आपको दिख रहे होंगे ना, कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं। भाई सर क्रू मेंबर सर कौन होते हैं? अरे जिसको ये चलाना है, शिप का मास्टर हो गया, शिप के हमारे मास्टर हुए, कैप्टन हुए शिप के,
क्रू मेंबर्स हुए, जो क्लीनिंग स्टाफ्स होते हैं, जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं ना, सब कुछ मिला जुला के। अब ये फॉरेन गोइंग वेसल है, भारत के बाहर जा रहा है, सिंगापुर जा रहा था, तो इनके क्रू मेंबर्स का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होता है? सर जब ये भारत से बाहर जाने वाले वेसल पर जब ये लोग जाते हैं तो ये एग्रीमेंट साइन हो रहा होता है इनका कि ये किस दिन ज्वाइन किए हैं। देखिए यहाँ पे ये वर्ड आया, किस दिन ज्वाइन किए हैं, दैट इज ज्वाइनिंग, एंड किस दिन छोड़ रहे हैं, दैट इज साइनिंग ऑफ। किस दिन ज्वाइन किए हैं, दैट इज ज्वाइनिंग डेट, और एक होता है साइनिंग ऑफ। तो जब हम इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब इनका रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उस दिन हम ज्वाइनिंग और साइनिंग डेट को हटा देते हैं। हम मानते हैं कि ये दिन ये भारत में नहीं रहे थे। ठीक है, ठीक है सर। तो अब हम जब हमें इनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो पहले तो हम देखेंगे क्या भारत में पहले 182 डेज रहे थे कि नहीं रहे थे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे आएंगे और वहां देखेंगे ये 60 डेज रहे थे या नहीं थे। 60 डेज रहे, ओके, और इसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर्स में ये 365 डेज रहे थे या नहीं थे। चलिए अब आइए पहले हम चेक करते हैं ये रेसिडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। मिस्टर आनंद थे जो इंडियन सिटीजन थे, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप इंगेज्ड इन कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, इंटरनेशनल ट्रैफिक, डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई पोर्ट ऑन 6 जून। 6 जून को ये डिपार्ट कर रहे हैं और इनकी ज्वाइनिंग की डेट क्या है, 6 जून। मैंने बताया था 6 जून हटा देते हैं। From the following details of the previous year 1920, determine the residential status of Mr. Anand for the assessment year 2021, assuming that his stay in India's last 4 previous year preceding 1920 is 400 days। मतलब सर ये पिछले 4 सालों में तो 365 दिन से ज़्यादा रह गए, पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज़्यादा रह गए। ठीक है सर, आइए। एंड लास्ट 7 प्रीवियस ईयर 750 दिन, मतलब और लास्ट के 7 प्रीवियस ईयर्स में 730 दिन से भी ज़्यादा रह गए। बट अभी हम इनका रेसिडेंशियल स्टेटस हम देखने जा रहे हैं। ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए जब हम चेक करेंगे तो ये 6 जून से बाहर गए हैं और 9 दिसंबर को बाहर आए हैं, तो टोटल 366 डेज। कॉशन की बात ये है कि आपको 366 लेना है बिकॉज ये आपका 29 फेब का ईयर है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करते समय 366 डेज लेना है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही है। अब हम चेक करते हैं कितने दिन भारत के बाहर रहे हैं, तो आप अपने कैलकुलेटर पे लिखिए जून में कितने दिन बाहर रहे, जून में ये कितने दिन बाहर रहे, प्लीज कैलकुलेट। जून में ये 25 दिन बाहर रहे होंगे। चलिए मैं आपको थ्योरी से पढ़ाता हूं। इन दिस केस द वॉयज मतलब जल यात्रा ये जो चल रही है इज अंडरटेकन बाय एन इंडियन शिप इंगेज्ड इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर इन द इंटरनेशनल ट्रैफिक ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम अ पोर्ट ऑफ इंडिया। जो इसका ओरिजिन क्या था, इंडियन पोर्ट से गया था, मतलब चेन्नई पोर्ट से ये चला गया था। एंड हैविंग द डेस्टिनेशन एट अ पोर्ट आउटसाइड इंडिया, जो बाहर के सिंगापुर पोर्ट में गया है, तो ये फॉरेन गोइंग वेसल हो गया। हेंस दिस वॉयज इज एन एलिजिबल वॉयज फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन 6। इस वॉयज में हम चेक करेंगे कि ये सेक्शन 6 लगेगा कि नहीं। सर सेक्शन 6 क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस तय करने के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, देयरफॉर द period beginning from the 6th June 2019 and ending on 9th December 2019 being the dates entered into the continuous discharge certificate in respect of the joining ship and signing of the ship of Mr. Anand, an Indian citizen who is member of crew of the ship, has to be excluded। उसको exclude कर देंगे for computing the period of stay in India। has to be क्या करेंगे, exclude कर देंगे। सर क्यों इसको exclude करा रहे हो, सर क्यों इसको exclude करा रहे हो, क्योंकि सर इसको exclude, मैंने बताया ना आपको, जिस ये कानून कहता है, ये लॉ में लिखा है कि ज्वाइनिंग और साइनिंग ऑफ डेट को हटा देंगे इंडिया में रहने के दिन काउंट करने के लिए। तो अब अकॉर्डिंगली कितने दिन वो इंडिया में रहे, जून में 25 दिन रहे, 30 का जून का महीना था, ठीक है, तो 30 - 5 क्योंकि 5 को ही रहे, 6 तारीख बैठ जाएगी, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 9 दिसंबर को वापस आए, तो 9 दिसंबर को भी वो भारत में नहीं रह माना जाएगा। ये क्या डेट निकल है, भारत में नहीं रहे। 25 जून के 25 दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 9 दिन तक ये भारत में नहीं रहे। मतलब ये 187 डेज नहीं रहे इन इंडिया, 187 इंडिया में नहीं रहे। तो ये कितने दिन इंडिया में रहे, 366 दिनों में से 187 अगर डिडक्ट कर देते हैं तो 179 डेज ये इंडिया में रहे। कॉन्सिक्वेंटली Mr. Anand's periods to stay in India during the previous 1920 would be 179 days। सर अगर ये 182 डेज हो जाता ना, 182 डेज, तब तो ये रेसिडेंट हो जाते, बट ये 182 डेज नहीं हो पाया। सर ये 182 डेज नहीं हो पाया,
तो मैंने आपको बताया था अगर 182 डेज हो गया तब तो ओके, नहीं हो पाया तो दूसरी कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि ये स्टे इन इंडिया के रेसिडेंट हुए या नहीं। क्या करेंगे हम, दूसरी कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि इंडिया के रेसिडेंट हुए या नहीं हुए। ओके, अब ये सर 179 डेज रहा है, 182 डेज। सर दूसरी कंडीशन जो आपने बोला 60 डेज तो करंट प्रीवियस ईयर में रहे हैं प्लस लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर में सर ये रह गए 400 डेज। देन सर इसको हम लोग कह देंगे रेसिडेंट, नहीं इसको हम रेसिडेंट नहीं कहेंगे। यही यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट था। देखिए इन्होंने आपको लिख दिया है कि 4 प्रीवियस ईयर में 400 रहे हैं, 365 दिन से ज्यादा। उसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया कि लास्ट 7 दिन में 730 दिन से भी ज्यादा रहे हैं, जिससे कि आप पहले इसको रेसिडेंट बनाएं, उसके बाद आप चेक करें कि ये आर है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जिसके 2 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम 182 डेज वाली ही केवल लिमिट देखते हैं, उसके बाद हम ये चेक ही नहीं करते कि 60 डेज से ज्यादा रहा है या नहीं रहा है, और अगर रहा है तो क्या 60 डेज से ज्यादा और 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में ये 365 दिनों से ज्यादा रहा है कि नहीं रहा है। ये दो जगह ऐसी होती हैं। पहली सर जगह क्या होती है, अगर इंडियन क्रू का मेंबर है, मैं आपको इसको टेक्स्ट फॉर्मेट से पढ़ाता हूं जो बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग है लाइन्स। देखिए यहां पे आइए, यहां पे इन्होंने बोला है कि इफ 182 डेज नहीं लेते हैं, 182 डेज ही लेते हैं, उसकी जगह 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगती है। इफ इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू, जैसे कि मिस्टर आनंद क्रू मेंबर की तरह इंडिया छोड़ के गए, टू ऑफ एन इंडियन शिप फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंगेज आउटसाइड इंडिया इन एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन और एनी अदर वोकेशन हु कम्स टू विजिट इन इंडिया। मतलब अगर आप भारत की शिप के तहत आप जाते हैं भारत से बाहर, ठीक है, 1 सेकेंड, भारत की शिप के तहत आप भारत से बाहर जाते हैं, या फिर आप कहीं विदेश में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो फिर ये जो कंडीशन होती है ना 60 डेज प्रीवियस ईयर में प्लस आपको 4 इयर्स के अंदर 4 इयर्स में 365 डेज रहना है, ये कंडीशन नहीं आपके ऊपर लगाई जाती है, वरना तो सबको रेसिडेंट बन जाएगा। ये स्पेशल इन लोगों को छूट दी गई है। क्या दी गई है, स्पेशल इन लोगों को छूट दी गई है। अगेन मैं आपको समझा दूं, हाँ सर, चूंकि यहाँ पे हमने देखा ये क्रू मेंबर थे और ये 60 दिन से ज्यादा भी रहे थे और 365 दिन से ज्यादा भी पिछले 4 सालों में रहे थे, बट इनको स्पेशल, इनको क्या मिला, स्पेशल क्या मिला, इनको एक स्पेशल छूट मिल रही है कि क्रू मेंबर के केस में भी नहीं देखेंगे और उस पर्सन के केस में भी ये वाली कंडीशन हम नहीं देखेंगे कि वो इंसान 365 वो इंसान यहाँ पे 60 दिन से ज्यादा रहा हो और 365 दिन से ज्यादा पिछले सालों में रहा हो। मतलब ये वाली कंडीशन आप इग्नोर करके चलेंगे अगर कोई बंदा क्रू मेंबर में है या फिर वो देश के बाहर एम्प्लॉयमेंट में है। इसको दूसरे शब्दों में भी हम कुछ कह सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, ठीक। तो सर इवन इफ यहाँ पे ये अदर कंडीशंस भी सेटिस्फाइड हो रही हैं, इवन इफ सर ये हो रहा है कि अरे ये तो देखो ये, अरे सर जी प्लीज देखो ना सर अच्छा नहीं लग रहा है, ये इंसान 60 डेज से ज्यादा भी रहा है एंड पिछले के 4 सालों में 365 दिन भी रहा है, फिर से रेसिडेंट बना दो, बट इसको फिर भी रेसिडेंट नहीं बताएंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने बोल दिया। अगर कौन से 2% क्रू मेंबर है जो फॉरेन गोइंग वेसल पे जा रहा है और जो एम्प्लॉयमेंट में बाहर है, इन दोनों के केस में 60 + 365 वाली इंफॉर्मेशन हम जो कंडीशन है नहीं देखेंगे। ओके अगर सर नहीं देखते हैं, सिर्फ ये कंडीशन देखते हैं कि 182 डेज से ज्यादा रहा है कि नहीं, तब तो सर ये 182 डेज से कम रहा है, देन सिंस द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस एंड 1920 लेस देन 182 डेज ही इज नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, तब ये नॉन रेसिडेंट हो गए 2021 के लिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। देखो, सिंस the residential status of Mr. Anand is non-resident for assessment at 2021. Consequently, his number of days stay in previous year 1920 being less than 182 days is stay in an earlier period years become irrelevant. अरे मतलब कुछ नहीं बोला, ये बोला ना। देखो पहली बात तो जब ये रेसिडेंट ही नहीं बने, ये नॉन रेसिडेंट हो गए, तो पहले क्या रहे क्या नहीं रहे इसका कोई मतलब नहीं है। एंड आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर ये प्रीवियस ईयर 19-20 है, फिर ये 20-21 आता है, उसके पहले का भी कोई प्रीवियस ईयर ले लीजिए सर, ये प्रीवियस ईयर 18-19 आता है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर मान लीजिए 21-22 आता है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस ईच ईयर के लिए चेक किया जाता है, ईच ईयर के लिए अलग अलग चेक किया जाता है। तो हो सकता है बंदा इस ईयर में रेसिडेंट है या नहीं है, फिर चेक करेंगे आज के इस प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर इस प्रीवियस ईयर में नॉन रेसिडेंट हो रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि पहले ये रेसिडेंट था या नहीं था। मतलब हर एक प्रीवियस ईयर में हम चेक करेंगे कोई पर्सन रेसिडेंट है या नहीं है। क्लियर है? हाँ सर, यहां तक क्लियर है। इलस्ट्रेशन नंबर 2,
आई डैम श्योर ना ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिपेयर्ड चैप्टर आपका होने वाला है, क्योंकि ये बहुत एकदम गेम शो की तरह समझ लीजिए, इवन यहाँ पे एकदम बिल्कुल गेम शो है, बिल्कुल गेम की तरह हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत मजा आने वाला और सिर्फ एक बार पढ़ के आपको तैयार हो जाएगा। ये ब्रेटली था, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो यहाँ पे आया है, विजिट किया इंडिया में फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। दिस हैज बीन हिज practice for the past 10 financial year. Find out the residential status of assessment year 2021। भाई साहब ब्रेटली है, ये ब्रेटली है, और ब्रेटली क्या है 2020 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हर साल 100 दिन के लिए आता है, मतलब 10 साल से आ रहा है। 2019 में भी आया, 18 में भी आया, 17 में भी आया, 16 में भी आया, 15 में भी आया, 14 में भी आया, 13 में भी आया, 12 में भी आया, 11 में भी आया और 10 में भी आया। मतलब हर साल ये सिर्फ कितने दिनों के लिए आ रहा है? 100 दिनों के लिए आ रहा है। सर हमको अगर इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना हो तो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या पढ़ा था? 182 डेज और मोर इन करंट फाइनेंशियल ईयर। सर नहीं हुआ, ओके ये यहां से भाग गया। बट सर हमने दूसरी कंडीशन भी पढ़ी थी ना, याद करो, 60 डेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर एंड ये और था, एंड अगर हमने ना सर 365 डेज अगर इमीडिएट प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर में किया हो। हाँ सर, तो चलिए यहां पे अगर हम देखें सर, यहां पे ये ना 60 डेज तो रहे हैं करंट में, और इसके पहले भी 100 दिन 400 दिन सर पिछले 4 सालों में रहे, मतलब 365 डेज वाली भी लिमिट हो गई। इसका मतलब सर ये वाली कंडीशन इन्होंने बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। सर बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तब तो सर ये रेसिडेंट तो हो गए। सर ये रेसिडेंट तो हो गए। अब सर याद करिए, जब भी कोई इंडिविजुअल होता था तो हम लोग देखते थे ये रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर इसको एकदम गेम की तरह समझना है तो और समझिए, आप सभी लोग जानते होंगे चूहा क्या होता है, ठीक है। तो सर ये जब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सर ये एक चूहा है, या फिर सर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सर ये रैट है, या फिर सर ये नॉन रेसिडेंट है, मिक्की माउस है, सर ये माउस है क्या? ये है तो तीनों चूहे ही, फिर भी क्या, चूहा बोल दो, रैट बोल दो, माउस बोल दो, आप तो एकदम देसी बंदा अपना चूहा, या फिर सर नॉट ऑन रेसिडेंट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लेके घूम रहा है, रैट है। नहीं सर ये तो मिक्की माउस निकल गया, नॉन रेसिडेंट है। ये है क्या? ये मिक्की माउस है, रैट है या चूहा है? हम इसको चेक करते हैं। भाई तुम कुछ तो हो, अब क्या हो? अगर ये आर बट ओ आर है तो इसको 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। कौन सी सर 2 कंडीशन थी? 10 प्रीवियस ईयर में इसको 2 ईयर्स में इसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा सर? इसको 10 ईयर्स में 2 बार इसको रेसिडेंट होना पड़ेगा, एंड पिछले 7 ईयर्स में इसको 730 डेज यहां रहना पड़ेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। सर 7 डेज देखा, 7 ईयर देखें? हाँ देखते हैं सर। ये देखिए, 1 साल 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन, 500 दिन, 600 दिन, 700 दिन। सर 7 साल में सर 700 दिन ये तो रहा है, 730 दिन रहना था। ओ इसका मतलब ये एनआर तो नहीं है, बट एनओआर भी नहीं बन पाया सर ये क्या बन गया मेरा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर ये तो रैट निकल गया, ठीक है। बस इसी तरीके से गेम खेलते खेलते आपको निकाल लेना है। आइए आंसर देखते हैं इसका। हमने सॉल्व तो कर दिया, आंसर देख लेते हैं। ब्यूटिफिकेशन। सर देखिए आंसर हमारा निकल गया, आंसर इसके अलावा कुछ नहीं है, बट हमको आईसीआई के शिकंजे से नंबरों को खींचना है, नंबरों को एग्जामिनर के हाथों से निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अपने आंसर को थोड़ा ब्यूटिफाइड कर देंगे, ब्यूटिफिकेशन करेंगे, और ये ब्यूटिफिकेशन कैसे कर रहे हैं वो हम देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ब्रेटली फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। मिस्टर ब्रेटली का असेसमेंट ईयर मैं इसको सही कर लूं। चलिए, ब्रेटली का पीरियड टू स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20 में 100 दिन रहा। ब्रेटली 100 दिन रहा है, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ पीरियड टू स्टे ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग ईयर सर 400 दिन रहा। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है सर। ये 100 दिन रहा और 400 दिन रहा। ये रेसिडेंट तो सर यहां हो गया, ये रेसिडेंट तो यहां हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। मिस्टर ब्रेटली हैज बीन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉलोइंग during period 1920 and for a period of more than 365 days during 4 immediate preceding years। सर इसका मतलब यहाँ पे कितने दिन रहा था सर? 400 दिन रहा था, तो 365 दिन से तो ज्यादा हो गया है। हाँ, therefore इसलिए since he satisfied the basic condition under section 6(1) he is a resident for the assessment year 2021। ये भाई साहब रेसिडेंट तो हो गए, लेकिन अब इनको 2 एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी थी, वो करते हैं कि नहीं? देखिए, कंपुटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 7 स्टे प्रीसीडिंग 7 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 700 दिन रहे हैं। देखिए हर साल 700 दिन ये रह लिए, मतलब 100 दिन रहे, 700 दिन रहे, ठीक है। सिंस इट हैज पीरियड टू स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर्स
इज लेस देन 730 दिन, 730 डेज से कम रहे हैं, इसलिए माय लॉर्ड ये जो है ना नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बढ़ गया ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2021. Therefore, Mr. Bradley is a resident but not ordinary resident during the previous year 1920 relevant to the assessment year 2021. बस इतनी सी बात थी, इतना सा सवाल था. कितने सेकंड में हम यहाँ सॉल्व कर पाए थे सर? हम लोग 2-3 सेकंड में देख लिए, कुछ लिखना भी नहीं पड़ा, हम लोग तो इतने से एरिया में सॉल्व कर लिए. बट इंस्टीट्यूट से नंबर खींचने का तरीका भी मैंने आपको दिखा दिया और इस आंसर को यहां तक ब्यूटिफाइड करा दिया. ये नोट में आपको बस वही लिखना है कि सर एनओआर कैसे हुआ, 730 डेज अगर रख जाता 7 सालों में और 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार अगर रेसिडेंट हो जाता तो ये क्या बन जाता? ऑर्डिनरी रेसिडेंट. मेरा ये चूहा बन जाता. क्या बन जाता? चूहा. ओके, आइए इस नोट को आप चाहें तो रीड कर सकते हैं. ऑल्दो वही बात लिखी है, 730 डेज वाली बात लिखी है, वो बस दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया इन्होंने, दूसरे फॉर्मेट में. इस फॉर्मेट से आप कंफ्यूज हो जाएंगे. मैं कहूंगा कि आप इस फॉर्मेट को मत पढ़िएगा. लीजिए सर, मैं ही काट देता हूं. इलस्ट्रेशन नंबर 3. मिस्टर बी, a Canadian citizen, comes to India for first time during previous year 15-16. During the financial year 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, he was in India for 55 days, 56 days, 90 days, 150 days, 70 days respectively. Determine his residential status for the assessment year 2021. मिस्टर बी, तुम क्या किए हो? 2015-16 से आए से, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं सर. 2015-16 से आप आए, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 आप रहे. कब तक रहे? 19-20 तक रहे. सर कब कब रहे? सर ये 55 दिन यहाँ रहे, फिर उसके बाद 60 दिन रहे, उसके बाद फिर सर 90 दिन रहे, उसके बाद 150 दिन ये रह गए और उसके बाद 70 दिन सर रह गए. अब हमको सर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है. पहली चीज तो ये 182 डेज तो आप रहे नहीं हो, बात खत्म हो गई. हम दूसरा सर चेक करते हैं क्या 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 60 डेज. सर फंस गया ये, 60 डेज से ज्यादा रह गया. तो इस करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा रह गया. अब लेकिन इसके साथ एक एडिशनल, ये तो और था, एडिशनल कंडीशन क्या आ गई कि 4 फाइनेंशियल ईयर में आप 365 डेज और मोर रहे हो. तो सर इसको हम जोड़ते हैं, 1 2 3 4, कितना आएगा? देखो देखो, जोड़ो 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 सर. 150 प्लस 90 इज इक्वल टू 240 प्लस 60, 355 डेज. सर ये 355 डेज ही रहा है. ओ ये यार, ये मेरी कोई भी प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाया. ये तो चूहा नहीं बना मेरा, और ना चूहा ही नहीं बना, हाँ तो रेड भी नहीं बन सकता. इसका मतलब सर ये नॉन रेसिडेंट हो गया. ये क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट. क्या बन गया? जल्दी 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 जल्दी, नॉन रेसिडेंट. मिक्की माउस निकल गया ये. ओके सर. सर अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा ना हम लोग ये चीज निकालते क्यों है, तब आपको और ज्यादा मजा आएगा. एकदम मजे में निकलेगी ये क्लासेस, बहुत मजा आने वाला है इसके साथ, इसको पढ़ने के लिए. चलो सॉल्यूशन पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20 मिस्टर बी वाज इन इंडियन फॉर 70 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर प्रीसीडिंग. भाई 355 दिन ही रहा था, छोड़ो ना. दस इज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ नॉन रेसिडेंस. तो ये नॉन रेसिडेंट बन गया, बात खत्म. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैसे निकलता है? रिवाइजन रिवीजन रिवीजन, ये रिवीजन चल रहा है, सुनते जाना स्पीड मोड में. अगर रेसिडेंशियल स्टेटस किसी इंडिविजुअल का निकालना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वो रेसिडेंशियल, क्या वो इंडिविजुअल इस साल इस करंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा है. हाँ हाँ, अगर रहा है तो ठीक है, हम आगे कंडीशन देखेंगे, और अगर नहीं रहा है तो बात खत्म हो जाती है. लेकिन सर रहा है लेकिन सर रहा है तो रेसिडेंट इन, और एटलीस्ट आपने, अगर ये रहा, ये रहा, कौन सा मैं मार्कर यूज करूं यार, मैं ब्लैक यूज करूंगा. हाँ सर ये रहा है. अगर ये रह गया तो फिर हम चेक करेंगे कि ये आर तो हो, अब तुम ओआर हो या एनओआर हो. अगर तुम ओआर हो या एनओआर हो, चेक करने के लिए हम देखेंगे कि 2 प्रीसीडिंग ईयर में आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर आप रेसिडेंट बन गए थे, या एंड साथ साथ पिछले 7 सालों में आप 730 दिन क्या यहाँ रहे थे. अगर हाँ तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यू आर अ चूहा. लेकिन अगर आप 182 दिन वाली लिमिट नहीं पार कर पाते हैं तो हम दूसरी लिमिट से आपको रेसिडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप रेसिडेंट बन गए तो हमको टैक्स इंडिया में मिल जाएगा. इसलिए हमारी कोशिश होगी, हमारी साजिश होगी कि हम आपको रेसिडेंट बना दें. इसके लिए हम अपना दूसरा हथियार चलाएंगे, और मेरा दूसरा हथियार कहता है कि आप अगर इस साल 60 दिन या उससे ज्यादा रह गए और पिछले के 4 सालों में 365 दिन रहे थे तो भी हम आपको रेसिडेंट बना देंगे. सर ये भी कंडीशन नहीं हुई है. आप इस, मैंने यहाँ चलाई फिर यहाँ ग्रेनेड चलाए, दोनों जगह आप बच गए तो कोई बात नहीं, आप नॉन रेसिडेंट निकले, यू आर अ मिकी माउस. बट इफ यहाँ फंस गए तो फिर अगेन वही हम चेक करेंगे, आप आर हो या एनओआर हो, उसके बेसिस पे अपना काम करते चलेंगे. सर अब डिफरेंस ओआर और एनओआर में क्या होता है?
सर बहुत हुई बातें, थोड़ा ये भी आप हमको बताते सर डिफरेंस OR और NOR में क्या होता है, ये हम आगे बताएंगे आपको। चलो सर जैसी आपकी मर्जी। चलेगी तो भाई मेरी मर्जी इस क्लास में। अब HUF के बारे में बात करते हैं। देखो HUF के बारे में जब हम बात करेंगे ना सर, HUF का रेसिडेंट क्या होता है और HUF नॉन रेसिडेंट कब होती है। HUF शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेज ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, चाहे थोड़ी हो या पूरी हो, अगर वो मैनेज हो रही है ना इंडिया से तो मान लिया जाएगा वो रेसिडेंट HUF है। लेकिन अगर वो आउटसाइड इंडिया मैनेज हो रही है, होली आउटसाइड इंडिया मैनेज है, पार्टली भी इंडिया से मैनेज नहीं हुई, तो भाई साहब तुम नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, ठीक है। एंड हाँ याद रखिएगा, कर्ता के लिए अलग से देखते हैं, कर्ता के लिए चीजें अलग से देखते हैं। देखिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ कर्ता ऑफ HUF सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को जो लगती थी कौन सी 182 और 60 प्लस 365 वाली, देन रेसिडेंट HUF विल बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज इट विल बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी की सेम टू सेम कंडीशन है कि HUF का कर्ता, हम कर्ता को अलग से देख रहे हैं। आपसे होने वाली मिस्टेक है कि आप सोचेंगे अगर कर्ता रेसिडेंट है तो HUF भी रेसिडेंट हो गई, नहीं, ये कंसेप्ट 101% गलत है। कर्ता कर्ता अगर रेसिडेंट हो गया तो जरूरी नहीं है कि HUF भी रेसिडेंट हो जाए। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने। अब हम इलस्ट्रेशन 4 भी पढ़ लेते हैं। सर पढ़ा दो। द बिजनेस ऑफ HUF इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल द पॉलिसीज डिसीजंस आर टेकन देयर। सब कुछ भाई होली कंट्रोल्ड फ्रॉम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब ये HUF तो नॉन रेसिडेंट निकल गई सर। ठीक है सर। मिस्टर ई द कर्ता ऑफ HUF हु वाज बोर्न इन कोलकाता विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 आफ्टर 15 ईयर्स। 15 साल बाद ये भाई साहब इंडिया, इनको 15 साल बाद मन किया इंडिया आने का और कलकत्ता चले गए है। He comes to India on 1st of April 2019 and leaves for Australia on 1st of December 2019. Determine the residential status of Mr. E and the HUF of for assessment year 2021. रेसिडेंशियल स्टेटस HUF का तो मैंने पहले ही बता दिया, नॉन रेसिडेंट है। इनका क्या बताएंगे, 15 साल। ये इंडिया में आए कब से, 1 अप्रैल, तो अप्रैल पूरा इंडिया में रहे। अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सर अगस्त, सर सितंबर, सर अक्टूबर, सर नवंबर और सर दिसंबर का भी तो एक दिन रहे हैं। जिस दिन जा रहे हैं उस दिन भी इंडिया में रह के जा रहे हैं। तो आप टोटल करिए प्लीज, 30 प्लस 31 प्लस 30, इसको मैं देखता हूँ, 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 1 कितना गया, 245 दिन। सर ये सर तो 245 दिन सर इंडिया में ही रह गए। 245 दिन ये इंडिया में रह गए, 182 दिन से एक्सीड कर गए। इसका मतलब ये क्या हो गए, ये रेसिडेंट हो गए। क्या हो गए सर, ये रेसिडेंट हो गए। अब सर हमको चेक करना पड़ेगा OR है या NOR है। बट अगर लास्ट के 15 साल तक, जैसा कि बोला ये आज आए बट इसके 15 साल ये कभी भी नहीं आए थे, इसका मतलब इसके प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में कभी भी 2 बार ये रेसिडेंट भी नहीं बन पाए थे और 7 ईयर्स में ये 730 दिन भी नहीं रहे होंगे। इसका मतलब ये रेसिडेंट तो बने बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बने हैं। क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और पढ़ा देते हैं ये भी। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 मिस्टर ई हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 245 डेज। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है एंड मैं फिर से आपको बता देता हूं, लेक्चर्स के साथ साथ गलती से भी बुक में अंडरलाइन करना, बुक पढ़ने की कोशिश करना या कोई भी अदर आप अपनी बुक को साथ देखना है, बुक में टिकिंग करना है, मार्किंग करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। पहले आप वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद पॉज बटन नाम की एक चीज आपको दी गई है, पॉज करिए, उसके बाद आप अपनी मार्किंग, अंडरलाइन, रीडिंग जो करना है करिए। अगर आपने लेक्चर्स के साथ किया तो आपका कंसंट्रेशन होगा खत्म और इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। Therefore, he is a resident. However, since he has come to India after 15 years, he does not satisfy any of the condition for being ordinary resident. इसको कोई और कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड कर सकता, इसलिए वो क्या हो गया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो नहीं, डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन। ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन सकता, इसलिए वो क्या हो गया, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब दूसरी बात एक और पूछ ली गई, सर बिजनेस ऑफ HUF ट्रांसफर्ड फ्रॉम, सर ट्रांजैक्टेड फ्रॉम क्या पढ़ते हो सर, चलो कोई बात नहीं, ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इट इज अज्यूम्ड दैट, हमने अज्यूम कर लिया है दैट द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आल्सो होली आउटसाइड इंडिया, देयरफॉर द HUF इज नॉन रेसिडेंट। मैंने आपको क्या बताया था, आपसे होती है गलती, आप सोचते हो HUF अगर रेसिडेंट है या कर्ता अगर रेसिडेंट है तो HUF भी रेसिडेंट है, बट ऐसा नहीं हो सकता एंड आई प्रूव्ड
दिस स्टेटमेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। चलो सर, अगर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ की, तो क्या होती है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ? अगर वो कंट्रोल हो रही है, मैनेज हो रही है, अफेयर्स उसके सिचुएटेड होली या पार्टली भी अगर इंडिया में हो गया ना, तो पूरी एचयूएफ को इंडिया का रेसिडेंट बना देंगे हम। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ना सर, हो तो रही है सर, पार्टली या होली हो तो रही है सर। अगर हो रही है तो चेक करिए कि कर्ता जो है वो 2 साल तक रेसिडेंट हुआ था पिछले 10 सालों में, या कर्ता 730 दिन भारत में रहा है पिछले 7 वर्षों में। अगर हाँ तो एचयूएफ आर बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, अगर नहीं तो एचयूएफ आर बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। जब हम ये वाली लिमिट देखते हैं ना, ओआर और एनओआर डिसाइड करने के लिए, तो हम कर्ता का स्टेटस देखते हैं, बट जब उसको रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट बनाने के लिए देखते हैं, तो हम कर्ता का नहीं, तो हम एचयूएफ के इफेक्टिव मैनेजमेंट या मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग का प्लेस देखते हैं। क्या देखते हैं? प्लेस देखते हैं, कहां से कंट्रोल्ड हो रही है। ओके, अगर नहीं हो रही है भारत में, या भारत में से कुछ भी हिस्सा उसका भारत में कंट्रोल नहीं हो रहा है, होली आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो एचयूएफ नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। सर समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी सर कैसे डिसाइड होगा? पहली बात तो ये, जो भी कंपनियां इंडिया में बनी, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गई, वो तो इंडियन कंपनी है, ठीक है। एंड इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट इन इंडिया। सर एक वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, पोयम। सर क्या वर्ड मिलेगा? पोयम। पोयम तो सर हमने बचपन में पढ़ी थी ना, वो पोयम ना है ये सी इंटर है, तो इसमें ये सब बातें नहीं करेगा ये पोयम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पे होता है? ये कोई बड़ी सी कंपनी है, पता नहीं, एप्पल डाल देते हैं, एप्पल है मान लो, ये कोई बड़ी सी कंपनी है। अब हमें डिसाइड करना है कि इस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वहीं कहा जाता है जहां कंपनी का की मैनेजमेंट होता है, या जहां पे कंपनी के कॉमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? कॉमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं। मतलब अगर एप्पल की कंपनी का की मैनेजमेंट मान लो भारत में आता है, या सर की मैनेजमेंट भारत में नहीं है, की मैनेजमेंट तो इसका यूएसए में ही है, बट एप्पल की कंपनी के कुछ डिसीजन भारत से भी लिए जाते हैं, देन एप्पल को बोला जाएगा कि उसका पोयम इंडिया में आ गया और एप्पल को रेसिडेंट बना दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंपनी, चलो वॉलमार्ट लेते हैं। सर वॉलमार्ट का की मैनेजमेंट मान लीजिए इंडिया में आ जाता है, या कॉमर्शियल डिसीजंस भी इंडिया से लेती है, तो भी इसका पोयम आ गया। सर फेसबुक लेते हैं, अब सर फेसबुक लेते हैं, मान लीजिए फेसबुक लीजिए, या फिर कोई भी एलजी नहीं, अब एप्पल ही फिर से लेते हैं। एप्पल में शायद क्या होता है सर, एप्पल का की मैनेजमेंट तो यूएसए में है। सर एप्पल का, मेरे मार्कर ब्लू कलर का है अभी, ठीक है, नहीं रेड कलर का है। एप्पल का की मैनेजमेंट सर यूएसए में हमने डाल दिया। कहां डाल दिया? यूएसए में। भारत में सर उसका एक ऑफिस है, उस ऑफिस के थ्रू क्या होता है, एप्पल के प्रोडक्ट में अगर आपको कोई क्वेरी आ गई ना, क्वेरी, मैंने बोला क्या, क्वेरी सिर्फ आई है, तो आपकी वो प्रॉब्लम सुनता है और आगे यूएसए में ट्रांसफर कर देता है। वो आपकी प्रॉब्लम ना ही सॉल्व करता है और ना ही कोई डिसीजन लेता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, कोई डिसीजन भी नहीं लेता है। देन ये एक होता है लाइजन ऑफिस, जो आपको सपोर्ट एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है। इस केस में इसको पोयम नहीं मानते हैं। अगर ये ऑफिस आपके आते आप वारंटी में है कि नहीं है, आपके प्रोडक्ट बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, आपके प्रोडक्ट कितने दिन में वापस करने, इस टाइप के कोई डिसीजंस लेता ना, तो ये पोएम में आ जाता, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन ले लिए गए कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। बट अगर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जैसे मान लीजिए ऑफिस खोल के बैठे हैं और बता रहे हैं कि हाँ आज एप्पल ने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आज एप्पल ने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आज एप्पल ने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो ये भी एक सपोर्ट एक्टिविटी दे रहे हैं, आप कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, देन दैट्स लाइजन ऑफिस कॉल्ड सपोर्ट एक्टिविटी, और इस केस में भी इसका पोयम नहीं बनेगा। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंडिया इसको नहीं कहते हैं। और एक कंपनी नॉन रेसिडेंट होती है, रेसिडेंट नहीं होती है, और नॉन रेसिडेंट होती है तो उस पर हायर रेट ऑफ टैक्स 40% लगता है। क्लियर है सर? इतना तो क्लियर आपने करा दिया। सर बट आपने इतना बताया क्यों? MCQ नाम की एक चीज अब आपके पेपर में आने वाली है जिसमें ये पूछ सकते हैं। आइए सर, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, अगर हम बात करें इन द कंपनी ऑफ इंडियन कंपनी, अगर क्या ये इंडियन कंपनी है? हाँ इंडियन कंपनी है, तो द कंपनी इज रेसिडेंट इन इंडिया, सीधी सी बात है। अगर कंपनी इंडियन नहीं है, इंडियन कंपनी नहीं है, ABC INC थी जो यूके की इनकॉर्पोरेटेड थी, तो वेदर द पोयम ऑफ द कंपनी इज इन इंडिया इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, अगर हाँ भाई पोयम तो उसका इंडिया में आ गया तो कोई बात नहीं, फिर से तुम रेसिडेंट बन गए। लेकिन अगर पोयम इंडिया में नहीं है ना, तो कंपनी इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो कंपनी नॉन रेसिडेंट बन जाएगी और उस पर 40% का टैक्स रेट लग जाता है फॉरेन कंपनी के ऊपर वाला। क्लियर है? क्लियर है सर? सर हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में सर पढ़ाओगे,
पढ़ लेते हैं, क्या जा रहा है अपना। अच्छा ये देखिए, हमसे पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर ए pertaining to the year ended 31st March 2020 compute the total income for the assessment year 2021 if he is resident, वो मेरा चूहा है, रेसिडेंट बट नॉट ओनली रेसिडेंट, ओ रैट भी है और माउस भी है। तो क्या करेंगे, अब हम मजे करेंगे क्योंकि सर बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ हम आपको बताने चाहते हैं, बड़े मज़ेदार है ये वीडियो गेम के। हम लेवल नंबर 2 पे आ चुके हैं। देखो, अगर कोई इंसान रेसिडेंट होता है ना, तो वर्ल्ड में वो कहीं कोई भी इनकम कमाएगा उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। अगर इंसान नॉट रेसिडेंट होता है तो वो केवल और केवल इंडिया में जो इनकम कमाता है उसके ऊपर उस पर टैक्स लगता है। और अगर कोई इंसान रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो केवल और केवल उस इनकम पे टैक्स लगता है। अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन, ये लाइन आप लिख लीजिएगा पॉज करके, प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बिजनेस और प्रोफेशन क्या है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। ठीक है, ये आपको हाईएस्ट लेवल की बात मैंने क्रक्स में बता दी। और अब सर मजे वाली बात बताते हैं। देखिए, ये भारत है मेरा, अगर आप भारत में कोई पैसे कमाए हैं, ठीक है, अगर आप भारत से कोई पैसे कमाए हैं तो वो उस पर आपको इंडिया में टैक्स देना है। ठीक है, अगर आप भारत में कोई पैसे पाए हैं तो उसमें आपको इंडिया में टैक्स देना है। या कोई पैसे पाए हैं जिसके जो सर्विसेज आप दिए तो सर्विसेज भारत में यूटिलाइज हुई है तो आपको भारत में पैसा देना है। मतलब अगर आप भारत में पैसे कमाए तो भारत में टैक्स देंगे, भारत में पैसे पाए तो भारत में टैक्स देंगे, और आपने कोई सर्विसेज दी है जिसका यूटिलाइजेशन इंडिया में हो गया तो भी आप भारत में टैक्स देंगे। सिर्फ यही 3 अगर पॉइंट आप याद रख लिए तो आपके लिए ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर बहुत कॉमेडी है। कॉमेडी है सर, इजी एकदम। अगेन, भारत में पैसे पाए हो, भारत से कमाए हो, या सर्विसेज यूटिलाइज हुई है भारत में जिसके लिए आपको पैसा मिला था, बस भारत में पैसे पाए हो, भारत में कमाए हो, या सर्विसेज मिली है, सर्विसेज यूटिलाइज भारत में हो गई जिसके लिए आप पैसा पाए। ठीक, आइए सर। और हाँ, रेसिडेंट अगर आप बन गए तो क्या होगा सर, ये हैं आप, AAP, आप अपना प्यारा सा नाम मुझे बताएंगे। सर मैं हूं बंटी। ओके बंटी। अब बंटी अगर भारत का रेसिडेंट है, ये पक्का भारतीय है भाई, जब से पैदा हुआ भारत से बाहर नहीं निकला, अपने घर से बाहर नहीं निकला ये। ठीक है बंटी। अब हुआ क्या सर, बंटी रेसिडेंट, अब खुश है कि हम तो भारत के नागरिक हैं, बट जब आप रेसिडेंट हो जाते हो ना तो होल वर्ल्ड की इनकम आपके लिए इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। मतलब अगर बंटी तुम ऑस्ट्रेलिया में कोई पैसे कमाए थे तो उसको भी माना जाएगा कि वो पैसा डिड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हो गया। वो पैसा तुमने इंडिया में कमाया है और उस पर आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, अगर बंटी तुमने ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ पैसे कमाए, एक प्रॉपर्टी तुम्हारी थी, तुम्हारा एक मेंशन था ऑस्ट्रेलिया में, वहां से तुमको रेंटल इनकम अगर इंडिया में आई तो माना जाएगा वो पैसा कहाँ है, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हुआ है। रेसिडेंट के लिए सिर्फ एक केस है, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हुआ है और इसको आपको इंडिया में इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। ये तो सर दुख की बात है सर, ज्यादती हो रही है मेरे साथ। देखिए, दुनिया में कुछ भी हो ना, 2 ही रूल पे टैक्सेस लगते हैं। एक होता है रेसिडेंट रूल, आप कहाँ के निवासी हैं, और दूसरा होता है कहाँ से सोर्स रूल, जहां से आप वो पैसे कमाए हैं। तो रेसिडेंट चूंकि आप निवासी भारत के हो गए तो आप कहीं पूरे वर्ल्ड की इनकम आपके भारत में डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया हो जाएगी और भारत में टैक्स लगेगा। लेकिन अब आपके कोर्स से बाहर जाके मैं कुछ बताता हूँ, 2 मिनट की बात है। आप ऐसा मत सोचिए आपको इस पर 2 बार टैक्स लग जाएगा, क्योंकि कुछ कंपनीज के साथ मेरा DTA होता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, एंड कुछ जगहों अंडर सेक्शन 91 जिसके साथ मेरा DTAA नहीं होता है, अंडर सेक्शन 91 इंडियन गवर्नमेंट टैक्स पे रिबेट देती है उस इनकम पे जो आपने आउटसाइड इंडिया कमाई थी। ये छोटी सी बात थी, इग्नोर कीजिए इसको अगर आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि उसको जानना नहीं था आपको। बस इतना जानिए, भारत सरकार अगर किसी दूसरे देश की इनकम इंडिया में टैक्सेबल कर रही है तो आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, बस इतना याद रखिएगा। आइए पढ़ते हैं। सर आपने बोला रेसिडेंट, अगर कोई इंसान रेसिडेंट बन गया, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना तो आपके लिए 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई भी इंसान रेसिडेंट बन गया तो भाई आंख बंद करना और एक फॉर्मेट ड्रॉ करना। सर फॉर्मेट कैसा, ये ऐसे पर्टिकुलर्स रेसिडेंट आर बट NOR और ये NR 3 रेसिडेंट, और इस वाले कॉलम में ना पूरा ये उठा के रख देना, सब कुछ लिखना, सब कुछ टैक्सेबल कर देना, जो एग्जेम्प्ट होता है उसको छोड़ के सब कुछ टैक्सेबल कर देना, क्योंकि रेसिडेंट है तो सब कुछ इसके लिए, होल वर्ल्ड की इनकम इसके लिए क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। रेसिडेंट है तो होल वर्ल्ड की इनकम इसके लिए क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई।
बट सर अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, चलिए हम यहीं पे पढ़ाते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और ये नॉन रेसिडेंट है, क्या क्या होता जाएगा देखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, शेयर्स हमको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हमको शेयर्स पे, इंडियन कंपनी के शेयर्स पे, लेकिन जर्मनी में गेन हुआ। आपने पैसा कैसे कमाया, मैंने क्या बताया था, पैसा भारत में पाए हैं, भारत से कमाए हैं, या कोई सर्विसेज जो भारत में यूटिलाइज हुई उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिला है। सर यहाँ पे ना ये जो कंपनी थी, इंडियन कंपनी के शेयर्स के सेल परचेज पे आपको पैसा मिला है, और इंडियन कंपनी के शेयर तो भारत की एसेट हैं, मतलब भारतीय संपत्ति से आपने कुछ कमाया है, भारतीय संपत्ति से आपने कुछ कमाया है। तो आप चाहे आर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो, मतलब चूहा हो, रैट हो या माउस हो, आपके ऊपर टैक्स लगेगा। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से, भारत से आपने पैसा कमा लिया, भारत की संपत्ति से कमाया, मतलब भारत से पैसा कमाया, तो भारत में टैक्स लगेगा लगेगा लगेगा, चाहे कोई भी हो। तो अगर ये रेसिडेंट है तो इन पे टैक्स लगेगा, ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भी इन पे टैक्स लगेगा, और ये नॉन रेसिडेंट है तो भी इन पे टैक्स लगेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए नेक्स्ट देखते हैं बात, डिविडेंड फ्रॉम अ जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। जापानी कंपनी से आप पैसा कमाते हो, जापान में पैसा लगाए, जापान में कमाए, जापान में ही पाए, तो भाई क्यों टैक्स लगाएंगे हम इंडिया पे? तो नॉन रेसिडेंट के हैंड्स में तो टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हैंड में भी टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जो रेसिडेंट है उसके ऊपर पूरी दुनिया की इनकम टैक्सेबल होगी, तो 10,000 रुपए रेसिडेंट के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरी बात, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंदन लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स। देखिए भारत में आप पैसा कमाए नहीं कमाए उसकी बात अलग है, बट आपने देखा होगा बहुत से लोग चले गए कनाडा को रह रहे हैं या यूके में रह रहे हैं, और यूके में अपने 20 ईयर्स की एम्प्लॉयमेंट की, वहां से करीबन 2 करोड़ रुपए कमाए, और ये 20 साल बाद ये इंसान 2000 में भारत छोड़ के गए थे, और 2020 में भारत आ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम से अब आ रहे हैं, और इनकी संपत्ति हो चुकी है 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ रुपए अगर भारत लेके आ रहे हैं तो ये क्या हुआ, रेमिटेंस में आ जाता है। तो ये पैसा कमाया हुआ पैसा लेके आ रहा है, ये पैसा कमा नहीं रहे हैं वहां पे। ये 2 करोड़ रुपए आज ये भारत में लेके आए तो ये 2 करोड़ रुपए कमा लिए क्या? जी नहीं सर, हिंदी वर्ड्स पे ध्यान रखिए, 2 करोड़ रुपए कहें कि अर्निंग हुई है सर, हिंदी में कमा लिए हैं क्या सर? नहीं, ये तो बस कमाया हुआ, पहले का कमाया हुआ पैसा भारत लेके आ रहे हैं। तो पहले का कमाया हुआ पैसा अगर भारत लेके आते हैं तो इसको इनकम तो कंसीडर ही नहीं करते, अर्निंग तो है ही नहीं, ये अर्निंग नहीं है तो इस पर कोई टैक्स की बात नहीं होगी, क्योंकि इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, हम इसको इनकम ही नहीं मानते हैं। तो जब रेमिटेड हुआ ये पैसा, और इसकी रेमिटेड किसने की, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ने अगर ये पैसा लाया हो, या नॉन रेसिडेंट अगर पैसा लेके आते हैं, तो ये तो इनकम ही नहीं है, तो इनकम नहीं है तो क्या सर इस पर टैक्स लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं लगेगा। बट सर ये देखिए यहाँ पे लिखा रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंदन, लंदन में डिपॉजिट तो किए हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि सर ये 2020 का पैसा था, 2019-20 ईयर यहाँ पे लिखा होगा, असेसमेंट ईयर 2021 का ही पैसा है सर, ये असेसमेंट ईयर 2021 का पैसा है। बाद में ये सर 3 मई 20 को लेके आते हैं दूसरे असेसमेंट ईयर में, लेकिन असेसमेंट ईयर 1920 का ही पैसा है रेंट का। तो सर रेंट का पैसा रेसिडेंट के हाथ में तो सर टैक्सेबल होगा ना, लेकिन आप एक गलती करेंगे कि 75,000 रुपए टैक्सेबल कर देंगे, लेकिन 75,000 पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगी। इफ किसी रेसिडेंट हाथ में कुछ टैक्सेबल कर रहे हैं हम, इफ किसी रेसिडेंट के हैंड्स में, रेसिडेंट के हैंड्स में पैसा टैक्सेबल करते हैं, होल वर्ल्ड का पैसा रेसिडेंट के हैंड्स में टैक्सेबल करते हैं, तो सारे के सारे इंडियन लॉस के प्रोविजंस का बेनिफिट देते हैं, इंडियन लॉ का बेनिफिट उसको दिया जाता है। तो इंडियन लॉ में बोला है, हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में जो आपको ग्रॉस एनुअल रेंट मिलता है उसमें से आप 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। तो हम 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे भी लेंगे। तो 75,000 माइनस 30% करने पे क्या आ रहा है, प्लीज कैलकुलेट करके आप मुझे बताइए। सर 52,500 रुपए आता है, तो 52,500 रुपए रेसिडेंट के हाथ में यहाँ पे टैक्सेबल हो गए। ठीक सर। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, अगेन सर इंडिया की कंपनी थी, इंडियन एसेट थी, इंडियन एसेट से जो भी डिविडेंड कमाए वो सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉशन, जो कि ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सबके हाथ में टैक्सेबल तो होता
लेकिन ये खुद की इनकम 1034 में एग्जाम्प्ट है अप टू ₹10 लाख तक का डिविडेंड एग्जाम्प्ट होता है, इसलिए किसी के भी हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है सर। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, एग्रीकल्चर इनकम भी सर एग्जाम्प्ट होती है, इसलिए किसी के भी हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो जब हमें क्या निकालना था सर, यहाँ पे टोटल इनकम फॉर असेसमेंट कितना आएगा, टोटल इनकम कितनी आएगी, प्लीज कैलकुलेट करिए। इसका तो सर मैं टोटल लगा दिया 15,000 आएगी, इसका टोटल सर मैंने लगा दिया 15,000 आएगी, एक टोटल आप लगाएंगे सर। 15,000 प्लस 10,000 प्लस 52,500 इज इक्वल टू 77,500 सर आता है आंसर आपका। यही बेटा सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। मैं आपको देखिए सॉल्यूशन भी 2 बार पढ़ा रहा हूं हर क्वेश्चन में। पहले तो हम हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, और मैंने बोला 3 कॉलम करिएगा, रेसिडेंट, नॉट ऑनर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि भारतीय संपत्ति से हमको गेन हुआ, तो तीनों के केस में टैक्सेबल है, क्योंकि भारतीय संपत्ति से कमाए मतलब भारत से कमाए। डिविडेंड फ्रॉम जापान की कंपनी से, जापान में कमाए, जापान में पाए, और जापान में कमाए, जापान में पाए, तो भारत में क्यों आप टैक्स भरोगे, जापान में ही मुस्कुराए फिर आप, तो जापान, तो फिर केवल भारतीय को, रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा, अदर किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, लंदन में किसी कोई प्रॉपर्टी थी, लंदन में रेंट पाए और लंदन में ही रहे, तो लंदन में मुस्कुराए, भारत में टैक्स तो देंगे नहीं। लेकिन भारतीय अगर आप हैं तो आपको भारत में उस प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा। ये आपको कॉशन पॉइंट है, इस बात को आपको याद रखना है। डिविडेंड आरपी, इंडियन कंपनी से डिविडेंड सेल्फ एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। इसी तरीके से एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती, एग्जेम्प्ट होती है, इसलिए किसी के भी हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो आर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे ओआर हो। बट सर एक बात बताते हैं, अगर ये लिखा होता ना एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम जर्मनी, तो सर इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाता, क्योंकि भारत की एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है रेसिडेंट के हाथ में, किसी दूसरे देश की एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। इस बात को आप एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, भारत की एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, किसी दूसरे देश में अगर एग्रीकल्चर इनकम आपको होती है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। नोट्स लिखना है क्योंकि हमें मार्क्स पाना है, तो नोट्स लिखेंगे तो पहला नोट हमने दिखा दिया, रेंट रिसीव जो हम किए थे 75,000 का, उसमें हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरी 52,500 ही होगी। ये चीज हम नोट नंबर 1 में दिखाएंगे। दूसरा नोट हमने बता दिया कि जो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी अप टू 10 लाख एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। तीसरा नोट हमने बता दिया एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। बड़ा मजेदार चैप्टर है और बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में गारंटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। सर क्लासेस अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एंड इन दिस सिनेरियो जब टाइम इतना कम है और पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा होता है ना, तो इस टाइप की क्लासेस की नीड होती है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, मिस्टर डेविड एज्ड 40 ईयर्स, 40 साल का डेविड है, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओहो सर, आइए पहले एक बात समझते हैं। ये अपना भारत है, हाँ सर भारत है, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। सर ऑस्ट्रेलिया गोल नहीं है, अरे ऑस्ट्रेलिया का शेप मुझे, चलो आपके नखरे भी बहुत हैं यार। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, सर ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं दिखता है, मैंने ऐसा ही देखा था। ठीक है सर चलो। आपको पता है कि अगर एक कंट्री का आदमी दूसरी कंट्री में एज एन एम्बेसी में बैठा होता है, हाँ सर इतना तो शायद हमें पता ही है कि क्या होता है कि भारत के अंदर अदर कंट्रीज का, इवन दिल्ली के राजपथ लेन पे आप देखें तो एम्बेसी सबकी है, कि एक कंट्री, हर कंट्री का एक एम्बेसी होती है जिसमें उस कंट्री का एक पर्सन यहाँ बैठा होता है जो डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स कर रहा होता है, एज लाइक आपको वीज़ा देना और अदर थिंग्स को देखना, ट्रेड को देखना, या ट्रेड को तो फिलहाल देखने का काम नहीं होता, नॉर्मली आप समझिए बस एक वीज़ा देखने का काम करते हैं। इसी तरीके से भारत का एक आदमी भी सर कहीं बैठा होगा ऑस्ट्रेलिया में जाके, एक भारतीय भी सर ऑस्ट्रेलिया में जाके बैठ गया होगा ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी में। बट सर जब एक भारतीय, एक इंडियन बाहर की किसी एम्बेसी में जाके बैठा है, तो डू यू थिंक सर कि ये अगर एक 182 डेज से ज़्यादा बाहर रह गया, पहली बात तो सर ये एम्प्लॉयमेंट में है, तो इसलिए इसके लिए हम 182 डेज की चीज देखेंगे। 182 डेज से ज्यादा अगर बाहर रह गया तो सर एक नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। हाँ सर ये बात तो आप सही बोल रहे हो सर, ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। और अगर ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा तो सर इसकी इनकम का क्या, जो इसको इनकम मिली, जो इसको सैलरी मिली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर इसकी इस सैलरी का क्या होगा? सर ये तो सोचना पड़ेगा क्या होगा। देखिए एक बात आती है, मैंने आपको जो बताया था 3 बक्से बन गए थे, हमने आपको क्या क्या बोला था,
पहली बात तो ये कि आपको इनकम कहां से मिली है, इंडिया से। कहां से, इंडिया से। दूसरी बात, आपकी दी हुई सर्विसेज यूटिलाइज अगर कहां हुई है, इंडिया में। और तीसरी बात, अगर आपको कहीं का कोई भी पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है, मतलब अगर आपको इनकम इंडिया से हुई है, आपने जो सर्विसेज दी थी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन इंडिया में हुआ है, और आपको कहीं का कोई भी पैसा रिसीव्ड इंडिया में हो गया है। यहाँ पे सर इनको, यहाँ पे जो एम्बेसी में जो एम्प्लॉय गया है मेरा, सर एम्बेसी में एम्प्लॉय क्यों गया, इंडिया का ही जाना जरूरी था। इंडिया के एम्बेसी में कोई इंडियन तो वहां बैठा होगा, इस इंडियन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से इनकम हो रही है ना। हाँ सर, इंडिया से इनकम हो रही है। तो चूंकि ये इंडिया से इनकम कमा रहा है, इंडिया से इनकम कमा रहा है, ऑल्दो ही इज अ नॉन रेसिडेंट, देन ऑल्सो it is treated to be deemed to be accrued and arise in India, accrued and arise in India। मतलब सर अगर किसी इनकम को डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया कर दिया जाता है, तब तो वो इनकम सर इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। इसी तरीके से इनकी ये इनकम अब इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ये 3 बेसिक रूल आप याद रखिएगा, हमेशा आपको बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है सर। सर एक बात और बताइए, बोलिए सर, अगर ऐसा कुछ होता है कि ये इंडिया है, अभी आप बात सुनते रहिएगा, और ये यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है सर, यूनाइटेड किंगडम में बैठा हुआ कोई आदमी इंडिया से मंगा रहा है सर चावल, राइस एग्जाम्पल के तहत, और राइस ये परचेज कर ले रहा है यहाँ से, ठीक है, और ये राइस मंगा ले रहा है, यहाँ पे मनी दे दे रहा है। या फिर सर दूसरा एग्जाम्पल, एक तरीके का बात समझिएगा भाई, यहाँ पे इंडिया है, यूनाइटेड किंगडम से एक आदमी आता है और यहाँ पे अपनी कोई मसाले बेचता है, या फिर समझ लो एप्पल ने अपने मोबाइल फोन्स बेचे और यहां से इसने पैसे कमाए। सर तो आप क्या ऐसे नहीं कर सकते कि ये जो एप्पल का ओनर है स्टीव जॉब्स ने, अब रहे नहीं फिलहाल, एप्पल का जो ओनर है उसने इंडिया से पैसे कमाए तो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हो गया? नहीं, ये एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस हैं, ये नहीं डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हुआ है। क्या इसने इंडिया से इनकम ली है? इसकी इनकम जो इंडिया में डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हुई है? नहीं, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं, इसने तो नॉर्मल सामान बेचा और सामान मिल गया। किसी इंडियन असेट से इसने पैसे नहीं कमाए, इंडिया में एफडी रख के इसने इंडिया में पैसे जनरेट नहीं किए, तो इसकी इनकम जो है इंडिया से अराइज नहीं हुई। दूसरी बात, क्या इसको पैसे इंडिया में रिसीव हुए हैं? सर सामान बेचा, पैसे ले लिया, यूनाइटेड किंगडम में आ गए, बात खत्म। तीसरा, सर क्या इसने कोई सर्विसेज दिए जो यूटिलाइज इंडिया में हुई? ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ये नॉर्मल एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। सर चलिए, अब आप जो बात कर रहे थे, ये इस इंडियन की सैलरी वहां पे टैक्सेबल हो गई, बट इसकी सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होती है। सर जब ये वहां पे होगा ना, तो इसको कुछ अलग फैसिलिटीज भी दी गई होगी। अब जब एम्बेसी में कोई इंडियन काम कर रहा होता है, इंडियन एम्बेसी में, तो उसको कुछ परक्यूजिट्स दिए जाते हैं, हाउसिंग के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, टीए डीए एंड ऑल दैट, डॉलर वगैरह सब कुछ, इसको सर्वेंट वगैरह कुछ परक्यूजिट्स दिए जाते हैं। बट हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने बोला है सिर्फ और सिर्फ सैलरी को टैक्सेबल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सैलरी को टैक्सेबल करेंगे, अदर किसी परक्यूजिट्स को टैक्सेबल नहीं करते हैं। नॉन टैक्सेबल, अदर परक्यूजिट्स जो है वो नॉट टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी। ओके सर, आइए अब जरा हम इसको पढ़ते हैं। डेविड लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 2019 ड्यू टू हिज ट्रांसफर ऑफ हाई कमीशन ऑफ कनाडा। कनाडा चला गया है ये। He did not visit India any time during the previous year 1920, मतलब पूरा साल बाहर था, एक भी दिन भारत में नहीं रहा प्रीवियस ईयर 19-20 में। He had received following income in the financial year 1920. Compute his gross total income for assessment year 2021. Gross total income assessment year 2021, मतलब इंडिया में किस इनकम पे टैक्स लगेगा वो हमें निकालना है। सर अभी मैंने बताया कि सैलरी पे टैक्स लगेगा, क्योंकि सैलरी किसने दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ना, भारत सरकार से आपको पैसा मिला, मतलब आपकी इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया हुई, आपको इंडिया से पैसा मिला है। तो ऑल्दो यू आर ए नॉन रेसिडेंट, फिर भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 5 लाख रुपए पे सर आपका टैक्स लगेगा। तो 5 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। टोटल इनकम, अगर हम करें कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो टोटल इनकम की कंपुटेशन हम यही करते हैं। ठीक है, फॉरेन अलावेंसेस, मैंने सर अभी बोला फॉरेन में कोई भी परक्यूजिट मिला है, अलावेंसेस मिला है, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, इंडिया के किसी बैंक पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ओह सर, आप तो चले गए हो ऑस्ट्रेलिया में, बट आपने ना यहाँ के एक बैंक में, ये जो बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अपनी 1 करोड़ की FD करा दी थी। उस 1 करोड़ की FD पे आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया।
इंटरेस्ट अर्न किया 10 लाख रुपीस का, बट ये 1 लाख की एफडी पे 10 लाख का इंटरेस्ट कहाँ मिला सर? इंडिया में मिला ना। ये इंडिया का समझ लीजिए पंजाब था, पंजाब में अगर आपने इस बैंक में 1 करोड़ की एफडी कराई, 10 लाख का इंटरेस्ट कहाँ एक्रूड हुआ, कहाँ अर्नड हुआ, कहाँ अराइज हुआ सर? इंडिया में। और जो इनकम इंडिया में होती है उस पर इंडिया में टैक्स लगता है। तो इस हिसाब से, इस तरीके से, इस नजरिए से, इस प्रोविजन के हिसाब से सर इस 1 लाख रुपए पे भी तो इंडिया में टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि ये पैसा कहाँ कमाए हैं? भारत देश में, अपना भारत महान। आइए, 1 लाख रुपए भी सर इंडिया में टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, आप नॉन रेसिडेंट हो, अब किसी देश में आप पैसे कमा रहे हो और वहीं पा रहे हो, आपने पाकिस्तान में खेती की, पाकिस्तान में खेती करके पैसा कमाया, तो भारत में उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हो। अगर रेसिडेंट होते तो टैक्स लग जाता, और वैसे अगर रेसिडेंट अगर आप होते तब तो टैक्स लग जाता, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम कहाँ की है? पाकिस्तान की, भारत की नहीं है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, अगेन पाकिस्तान में घर बनाए, पाकिस्तान में पैसे कमाए, तो उससे क्या मतलब है? यहां पे आप टैक्सेबल नहीं हो। तो मतलब ग्रॉस टोटल इनकम इनकी फॉर द असेसमेंट 2021 इन इंडिया कितनी आ रही है? 6 लाख रुपीज आ रही है ओनली। चलिए सॉल्यूशन पढ़ लें हम। हाँ सर, पढ़ लेते हैं। एज पर सेक्शन 6(1), सेक्शंस तो याद रहने वाले हैं नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें इन्फोर्स होने की नीड नहीं है। मिस्टर डेविड नॉन रेसिडेंट ऑफ द असेसमेंट एट 2021, एक भी दिन ये बंदा भारत में रहा ही नहीं, इसलिए नॉन रेसिडेंट हो गया। सिंस ही वाज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 एज द प्रेजेंट सेक्शन 2, a non-resident is dischargeable to tax in India only in respect of following income। एनआर को सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। कौन कौन सी? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और इनकम एक्रूइंग और अराइज और डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया। ठीक है सर। In view of the above provision, income from agriculture in Pakistan and income from house property in Pakistan would not be chargeable to tax, क्योंकि वो ना जो deemed to be accrued or arise in India थी और ना actual में accrued or arise in India है, because they assuming that the same was not received, assuming that the same was received in Pakistan, वो पाकिस्तान में बनाए, पाकिस्तान में घर बनाया, पाकिस्तान में पैसे कमाए, पाकिस्तान में पैसे पाए, तो भारत में उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। Income from salaries payable by the government to a citizen of India for services rendered outside India is deemed to be accrued or arise in India। इस इनकम को ना यार डीम्ड ही कर लिया जाता है कि ये इनकम accrue or arise in India हुई एज पर सेक्शन 9। सबसेक्शन नहीं याद रहे तो भी छोड़ देना। ठीक है सर। And such income is taxable in the hands of Mr. David, even though he is a non-resident. It has been assumed that Mr. David is a citizen of India। ये हम assume करेंगे कि मिस्टर डेविड सिटीजन ऑफ इंडिया तो है, मतलब डेविड भारतीय नागरिक था, भारतीय मूल का नागरिक तो था। अब डेविड अगर वहीं का आदमी होता तब तो ऐसा करते ही नहीं। ठीक सर। However, allowances and perquisites paid or allowances as such outside India by the government to Indian citizen of India for rendering of services outside India is exempt under Section 10(7). Hence, foreign allowance of 4 लाख is exempt under Section 10(7). कुछ नहीं बोली, जो बात मैंने आपको बताई थी, फिर अगेन मैं रिपीट करता हूँ, केवल और केवल सैलरी टैक्सेबल होती है, अदर फॉरेन अलावेंसेस एग्जेम्प्ट कर दी जाती हैं, नॉट टैक्सेबल होते हैं। अगर कोई इंडिया मूल का निवासी भारतीय, कोई इंडियन सिटीजन विदेश में कोई इंडियन गवर्नमेंट को सर्विस देता है जिसके लिए सैलरी इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, तो ग्रॉस टोटल इनकम डेबिट के लिए क्या टैक्सेबल होगी? सैलरी जो कंप्यूटेड थी 5 लाख रुपए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो बैंक से एफडी कमाई 1 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। सर 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन था सर, हम लोगों ने इसको जब पढ़ा शायद 2 मिनट में वी आर एबल टू सॉल्व दिस। प्लीज यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप पास हो जाओगे। सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट में देख लो, हम लोग ये सब चीज़ें करने के लिए एलिजिबल हो जा रहे हैं। सिर्फ 2 या 3 मिनट में हम लोग सॉल्यूशन निकाल ले रहे हैं। अब यार इसको आप लोग प्रिपेयर कर लो, सिर्फ 2 या 3 मिनट में हम लोग निकाल ले रहे हैं, तो अब आप इसको प्रिपेयर कर लो सब्जेक्ट को मेरे साथ ही। और आप ICI के क्वेश्चंस कर रहे हैं सर, ICI के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एग्जाम्स में और कहाँ से पेपर आता है भाई? यहीं से तो आ रहा होता है। चलो आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। मिस्टर सोहन, एन इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया ऑन 24 2017 फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेट अप अ सॉफ्टवेयर फर्म इन सिंगापुर। देखिए, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी सर कि जब रेसिडेंशियल निकालते हैं तो 182 डेज और मोर की जो बात है, 182 डेज और मोर, ये जहां लाइन आती है ना, एंड और या इसके साथ एक और जो जुड़ता है सर, वो होता है 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, बट सर हमने एक चीज पढ़ी थी कि इफ
कुछ जगहों पे, 2 जगह जहां हमने इंडियन नेवी की बात की थी और कही थी कोई बंदा अगर एम्प्लॉयमेंट की जगह लिए जा रहा है तो ये 60 डेज कट के ये भी 182 डेज हो जाते हैं, 182 डेज हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे इंडियन सिटीजन, भारतीय मूल का नागरिक जब विदेश में जाके सेटअप करने के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस को विदेश में सेटअप करने के लिए जाके इंडियन सिटीजन लेफ्ट किया इंडिया टू सेटअप सॉफ्टवेयर फर्म, सेटअप अपनी सॉफ्टवेयर फर्म इन सिंगापुर, तो उसके लिए भी भले आपको लगेगा एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में नहीं है, बट जा तो रहा है व्यापार धंधा करने के लिए ना, तो इसके लिए भी ये 60 डेज की जगह 182 डेज हो जाएगा। इंडियन नेवी वाले केस में देखा था कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो ये 60 डेज की जगह 182 डेज हो जाते हैं, बट यहाँ पे चूंकि ये सेटअप करने जा रहा है, अपना व्यापार, अपना धंधा जमाने जा रहा है किसी दूसरे देश में, सिंगापुर में, तो ये इसके लिए भी ये 60 डेज की लिमिट कितनी हो जाएगी, 182 डेज हो जाएगी। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है सर, बिल्कुल ओके। आओ, on 10th of April 2019, he entered into an agreement with LK Limited, an Indian company, for the transfer of technical document and design to set up an automobile factory in फरीदाबाद। ये भाई साहब वापस इनको व्यापार भारत से मिल गया। 10 अप्रैल को ये भारत में आए, एक कंपनी को अपनी सर्विस दे रहे हैं, मतलब भारत के अंदर, ये सिंगापुर से आया है सोहन सिंगापुर से आके भारत के अंदर अपनी सर्विस दे रहा है। मैंने क्या बोला था, सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन इंडिया हो तो इनकम डीम्ड टू बी अक्राउड राइज इन इंडिया हो जाती है और एनआर के हाथ में भी टैक्स लग जाता है, याद है? सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन इंडिया होनी चाहिए, बट ठीक है। बट इसके पहले अगर एक डेफिनेशन पढ़ ले तो सर मजा आ जाए। सर कौन सी डेफिनेशन? रॉयल्टी की। सो रॉयल्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए रॉयल्टी क्या होती है? टू मीन कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ a design and also a rendering of services in connection with such activity। हम डिजाइन दिए, उसके कनेक्शन में कोई एक्टिविटी की है। ट्रांसफर ऑफ राइट इन द above definition include transfer of right for use और right of use of computer software also। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सेटअप करने गया था, सॉफ्टवेयर एजेंसी डालने गया था ना, तो इस पे भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करने का अगर हम राइट देते हैं तो वो भी रॉयल्टी के मीनिंग में आता है। देयरफॉर द फी रिसीव्ड बाय मिस्टर सोहन फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट एंड डिजाइन एंड रेंडरिंग ऑफ रिक्विजिट सर्विसेज, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी क्या सर्विसेज दिया इन रिलेशन देयर टू फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी। मतलब ये रॉयल्टी इनकम कमा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या किया, ट्रांसफर किया अपना टेक्निकल डॉक्यूमेंट, डिजाइन एंड सेटअप ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। ठीक है। ही रीच्ड इंडिया अलोंग विथ हिज टीम to render the requisite services on 5th of May 2019 and was able to complete the assignment on 20 अगस्त 2019। ये कितने दिन में रहा सर? 15 प्लस 15 मई, तो मई के कितने दिन? 31 माइनस अगर आप करें मई के कितने दिन, प्लीज कैलकुलेटर लेके आइए और कैलकुलेट करिए। मई के सर रहा ये 17 दिन, 15 तारीख से लेके 31 मई तक मई के सर यहाँ रहा 17 दिन। उसके बाद अगर हम जून में देखें तो सर जून में 30 दिन रहा, जुलाई में 31 दिन रहा, अगस्त में सर ये रहा 20 दिन। सर टोटल कितने डेज होते हैं ये अगर हम काउंट करें तो नहीं, ही लेफ्ट सिंगापुर 21, सर 21 गया तो अगस्त में रहा सर 21 दिन। अगर टोटल हम कैलकुलेट करें तो मेरा कैलकुलेशन बैठता है सर 99 डेज का। इसका मतलब सर ये 99 डेज, 182 डेज नहीं रहा। इसका मतलब जो सोहन है, सोहन सर नॉन रेसिडेंट हो गया। क्या हो गया? सोहन सर नॉन रेसिडेंट हो गया, क्योंकि इसके लिए कौन सी 182 डेज वाली लिमिट लगनी थी। ठीक है, ठीक है सर। और इस काम को जो इसने सर्विसेज भारत में दी है उसके लिए इसने 50 लाख रुपए चार्ज किए हैं। अपनी सर्विस के लिए कितने रुपए चार्ज किए हैं? सोहन ने 50 लाख रुपए चार्ज कर लिए। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सोहन। वाओ सर, सोहन तो नॉन रेसिडेंट हम बता चुके हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड एग्जामिन वेदर द फीस चार्ज फ्रॉम KLK लिमिटेड वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन हिज हैंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और पहली बात, इसने रॉयल्टी इनकम कहां से अर्न की? सर रॉयल्टी इनकम इसको कहां से मिल रही है? सर फरीदाबाद से मिल रही है। फरीदाबाद मतलब इंडिया से मिल रही है, और इंडिया से अगर इसने कोई पैसे कमाए हैं तो इसको टैक्स कहां लगेगा? इंडिया में इसको भरना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ही इज नॉन रेसिडेंट। तो इसका मतलब ये नॉन रेसिडेंट होते हुए भी इसके ऊपर 50 लाख पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, जो सर्विसेज इसने दी वो यूटिलाइज कहां हुई है? वो भी सर इंडिया में हुई है। इस एस्पेक्ट से भी अगर आप देखें तो इसको टैक्स भरना ही पड़ेगा। लेकिन वो सर्विस को रॉयल्टी के मीनिंग में ले लिया गया है, इसलिए डायरेक्ट बता दिया गया भाई तुम रॉयल्टी अगर इंडिया से कमाए हो तो आप इंडिया में टैक्स दोगे। ठीक है, क्योंकि इसने इसकी सर्विस को किसकी मीनिंग में ले लिया गया? रॉयल्टी की मीनिंग में। चलिए ठीक है, ठीक है सर, आइए पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सोहन एज पर सेक्शन 61 एन इंडिविजुअल सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। कब कहते हैं? अगर वो भारत के अंदर 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, या फिर अगर वो भारत के अंदर करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन और पिछले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। ठीक है।
In this case, an Indian citizen who being outside India comes to visit in India in a relevant previous year, the period of stay during the previous year in condition above 2, मतलब इस कंडीशन में ये जो 60 वाला है ना, ये 182 डेज हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था 182 डेज में कन्वर्ट हो जाता है। उसी बात को यहाँ लिखा है इन्होंने। उसके बाद ये कहते हैं कि जो सोहन जी है ना भाई साहब, सोहन जी इंडियन सिटीजन लीव किए थे सिंगापुर, छोड़ के आए, who comes to visit to India during previous year 1920, he stay in India during the period for visit only 99 days, हमने 99 days कैलकुलेट कर लिए हैं। Since his stay in India during the previous year only 99 दिन, केवल 99 दिन रहा और सेटिस्फाई नहीं किया क्राइटेरिया 182 डेज का, तो भाई he stay for being a resident, then his residential status is non-resident। वो रेसिडेंट होने का जो क्राइटेरिया था, जो एलिजिबिलिटी थी 182 डेज, वो उसने फुलफिल नहीं की, तो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। सर देखिए, मैंने आपको ओरली क्या कुछ अलग बताया, आप खुद ये ओरली पढ़ रहे थे मेरे साथ, आपने भी इस पे एक्सेप्टेंस, हाँ सर नॉन रेसिडेंट हो गया, जब मैंने आपको ऊपर ये पूरा होल पिक्चर बताई। अब आप समझ जाइए, कुछ भी इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा नहीं पूछती आपसे, अलग कुछ भी नहीं पूछती, जो आपने खुद डिसाइड किया आंसर, आप ओरल आंसर निकाल रहे हैं। टैक्सेशन ऑफ इनकम क्या होगा? सेक्शन 5 कहता है इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट ओनली इनकम विच एक्रू और राइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी एक्रूड और राइज इन इंडिया विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन द रेलेवेंट ईयर इज टैक्सेबल इन इंडिया। मैंने क्या बोला? एक्रूड हुई हो या एक्रूड और राइज इन इंडिया हुई हो या डीम्ड टू बी एक्रूड और राइज इन इंडिया हुई हो या जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हुई हो, किसको? नॉन रेजिडेंट को, वही टैक्सेबल होती है। यहाँ पे क्या है, इन दिस केस सोहन नॉन रेसिडेंट है, चार्ज किया है फील्ड एलके लिमिटेड से, एन इंडियन कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट डिजाइन एंड सेटअप ऑफ ऑटोमोबाइल फैक्ट्री फरीदाबाद, और यहाँ पे केवल 99 दिन रहा है, मतलब नॉन रेसिडेंट बना है। अभी तक ये क्वेश्चन की बात को बताया है, उसके बाद रॉयल्टी की मीनिंग बताया जो हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेगा आपसे सेक्शन 9, कहता है इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट। अगर कोई रेसिडेंट, मतलब एलके लिमिटेड इंडियन कंपनी, अगर इंडिया से आपको रॉयल्टी मिल रही है, सीधी सी मतलब यही है, अगर कोई इंडियन रॉयल्टी पे करता है किसी भी पर्सन को, वुड बी डीम्ड टू बी एक्रूड और राइज इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट को भी अगर कोई रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को भी अगर कोई भारतीय इंसान, कोई रेसिडेंट रॉयल्टी पे करता है, तो माना जाता है कि वो नॉन रेसिडेंट के हाथ में डीम्ड टू बी एक्रूड और राइज इन इंडिया हो गई है। तो सोहन के केस में यही हुआ है, एक्सेप्ट वेयर सच रॉयल्टी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, एक्सेप्ट वाली लाइन छोड़ दो भैया, ठीक है। तो इन दिस केसेस द रॉयल्टी इज पेबल बाय एन इंडियन कंपनी टू मिस्टर सोहन, अ नॉन रेसिडेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फॉर सेटिंग अप द ऑटोमोबाइल फैक्ट्री इन फरीदाबाद। द सेम इज डीम्ड टू बी एक्रूड एंड राइज इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इंडिया, सॉरी, इन द हैंड्स ऑफ सोहन, अ नॉन रेसिडेंट, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सर इस लाइन को आपने कुछ छुड़वाया है, इस लाइन को आप में से कुछ बच्चे चाहें तो कट कर सकते हैं और कुछ बच्चे चाहें तो अब मेरी बात सुन सकते हैं। कुछ बच्चे कट करना चाहें कट कर सकते हैं, अब कुछ चाहें तो सुन सकते हैं। देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट और प्रॉपर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर द सर्विसेज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया और फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अर्निंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या था सर इसका? मतलब ये था कि भारत है, ठीक है, और ये सिंगापुर से भाई साहब आए, सिंगापुर से आए, ठीक है, सिंगापुर से आए और इनको सर्विसेज दी, इसको इसने सर्विसेज दी और ये सर्विसेज पे ये रॉयल्टी जनरेट कर रहा है। सर रॉयल्टी जनरेट कर रहा है, रॉयल्टी ले रहा है, तो रॉयल्टी डीम्ड टू बी एक्रूड और राइज इन इंडिया हो गए। एनआर के टैक्स में सिंगापुर वाले आदमी को टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में, बट एक कंडीशन पे इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर ये जो रेसिडेंट था ना, ये इंडिया के बाहर जाके भूटान में सर्विस का यूज कर रहा है। सर्विस इंडिया में यूटिलाइज ही नहीं हुई, भूटान में यूटिलाइज हुई, भूटान में यूज करके भूटान से पैसे कमा रहा है, श्रीलंका में जाके यूज कर रहा है, इसको श्रीलंका में बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन यूज कर रहा है। मतलब अगर इस रेसिडेंट ने भारत के बाहर जाके उस सर्विस का यूज किया, यूटिलाइज किया, आउटसाइड इंडिया यूटिलाइज किया, तो इस रॉयल्टी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा एनआर को इंडिया में। ओके, यही बात मैंने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। सर क्वेश्चन नंबर 8, मिस वी पेड अ सम ऑफ $5,000 टू मिस्टर के, a manager consultant practicing in Colombo, specializing a project financing. The payment was made in Colombo. Colombo में पेमेंट हुआ है। Mr. K is a non-resident. भाई साहब यहाँ पे K ब्लैक पेन से सर लिखे ना, K है ये, ठीक है। K कहाँ रह रहा है? K चलिए कोलंबो में रह रहा है, ठीक है, कोलो में रह रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट हो गया, कोलंबो में रह रहा है, तो बात खत्म। अभी तक का क्वेश्चन ये बताया, द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया विथ
possible Ceylonese collaboration in this payment chargeable to tax in India in the hands of Mr. K since the service is used in India. मेरा गला बैठ चुका है आपको ये बताते बताते। अगर सर्विस यूटिलाइज्ड इन इंडिया हो गई ना, यहाँ पे सर्विस क्या हुई, यूटिलाइज्ड इन इंडिया, अगर सर्विस यूटिलाइज्ड इन इंडिया हो गई तो नॉन रेसिडेंट को किया गया पेमेंट माना जाएगा कि उसकी जो इनकम है वो डीम्ड टू बी अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया है और हाथ में नॉन रेसिडेंट के टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात सर, क्वेश्चन पढ़ते यू आर एलिजिबल टू गेट आंसर। आपने बस पढ़ा था, आपको इतना याद था कि सर्विस अगर भारत में यूटिलाइज हुई तो नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा, हो गया, सिर्फ यही आंसर है। अब इसका ब्यूटिफिकेशन करते हैं क्योंकि हमको ICICI नंबर खींचने हैं। आइए, अ नॉन रेसिडेंट इज चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ओनली इफ कब सच इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया डीम टू बी एक्रूड और राइज इन इंडिया। ओ सर, ये तो बहुत नई बात बता दी, हमें पता ही नहीं था कि सर अगर वो इनकम डीम टू बी एक्रूड और राइज इन इंडिया होती तभी टैक्स लगता है। ठीक है, द इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया ये कब होगी, ये बताता है सेक्शन 9, इनकम बाय वे ऑफ फी ऑफ टेक्निकल सर्विसेज विच इंक्लूड एनी कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग ऑफ मैनेजेरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। आपको थोड़ा सा ये टर्म याद रखना पड़ेगा, मैनेजेरियल हो, टेक्निकल हो या कंसल्टेंसी सर्विसेज हो तो उसको हम बोलते हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इन तीनों के लिए। ठीक है, ठीक है सर। Therefore, payment to a management consultant relating to a project financing is covered within the scope of fee for technical services. The explanation below clarify that income by way of fees for technical services from services utilized in India, जो सर्विस यूटिलाइज इन इंडिया हो रही है, क्या चीज सर, सर्विस यूटिलाइज, सर फिर से सर, सर्विस यूटिलाइज इन इंडिया हो रही है ना, वुड बी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। मतलब कुछ नहीं, पहले इन्होंने बोला जो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया होती है उसी पे टैक्स लगता है, फिर उन्होंने बताया फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है और ये जो दे रहे हैं वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में आता है। अब वो बोल दिए ना कि सर्विस जब यूटिलाइज इन इंडिया हो रही है तो मान लेंगे इनकम भी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हो गई, और इस केस में चूंकि नॉन रेसिडेंट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम और नॉन रेसिडेंट के टोटल इनकम में उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, वेदर और नॉट सर्विस वर लैंडेड इन इंडिया, चाहे सर्विस इंडिया में दी गई हो या वो जाके खुद इंडिया से बाहर लिए हो, और वेदर और नॉट रेसिडेंट हैज बीन रेसिडेंट प्लेस और बिजनेस और पी, मतलब भले ये जो मिस्टर के थे ना, इनका दूर दूर तक भारत से कोई रिश्ता नहीं था, इनकी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, कोई प्लेस ऑफ ऑफिस नहीं था, कोई बिजनेस प्लेस नहीं था, फिर भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। इन द इंस्टेंट केस, since the services were utilized in India, the payment received by K, a non-resident in Colombo, is chargeable to tax in the hands in India, in his hand in India, as it is deemed to be accrued or arise in India. सर मजा आया कि नहीं आपको, बताओ, इतना फनी चैप्टर है ना ये, मजा आया कि नहीं? सिर्फ आपको 3 चीजें देखनी थी और ये 3 चीजें अब आप बोलोगे क्या 3 चीजें थी, बोलो। एक दूसरा तीसरा ये 3 चीजें, पैसा भारत में कमाए, पैसा भारत में पाए, या जो सर्विसेज दी वो भारत में यूटिलाइज्ड हो गई हो। पूरा चैप्टर सर मैंने आपको दिखा दिया, इस पे घूम रहा है, और वो 60 डेज की जगह 182 डेज कहाँ होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इंडियन क्रू के मेंबर थे या एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया थे, इंडियन एम्प्लॉयमेंट में थे या एम्प्लॉयमेंट के काम से बाहर गए हुए थे, ऑल दैट। एक और जगह क्वेश्चन पूछा था जिसके बारे में उसने बोल दिया था अगर आप भारत की एम्बेसी में काम कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट से आपको सैलरी मिल रही है और इंडियन गवर्नमेंट को काम कर रहे हैं तो आपका केवल और केवल सैलरी टैक्सेबल होगा, अदर परक्यूजिट्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में सर आपको इतना ही पढ़ना था अभी तक के सारे क्वेश्चंस में, मतलब अभी तक के सारे क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो आप सिर्फ जितनी बातें मैंने अभी तक बोली इतने में आप सॉल्व करने में एलिजिबल हो। आप देख रहे हो सर मैंने किस लेवल तक की रिसर्च करके आपके लिए चीजों को कितना छोटा कर दिया है, कितनी कंडेंस्ड फॉर्म में चीजें कितनी बांध करके केवल निचोड़ निकाल के एकदम सही चीज आपके सामने रख दी है। ओके बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आप एक बार 9th क्वेश्चन को यहीं पे हम रोकते हैं, होमवर्क आपका, ठीक है, और हम लोग फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे जो डिस्कस किए हैं उसके बेस पे क्वेश्चन है आपके इसमें। डरो मत भाई, होमवर्क नहीं है, पढ़ा दूंगा अभी, डरने की जरूरत नहीं है आपको, हम पढ़ा देंगे आपको अभी। एक्सप्लेनेशन, ओहो माइक गिर गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोलता है एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द स्टेटमेंट इनकम इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज इज टू बी टैक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। हमने अभी जो पढ़ा उसके बेसिस पे हम ये पता चल चुका है कि ये स्टेटमेंट क्या है सर, करेक्ट है। हमने अभी तक जो पढ़ा उसके बेसिस पे हमें पता चल चुका है कि ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है सर। ओके, कैसे देखो,
हमने पढ़ा था एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 9, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज which is deemed to be accrued or arise in India by virtue of clause 5, 6, 7 of section 91 shall be included in the total income of a non-resident whether or not non-resident has a residence or place of business or business connection in India। मतलब इसका P हो या ना हो, पोयम हो या ना हो, या वो खुद यहाँ रहता हो या ना हो, the non-resident has rendered services in India। Okay sir। In effect, the income by way of fee for technical services, interest or royalty from the service utilized, देखिए आ गया अपना असली वर्ड, रॉयल्टी की इनकम को डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया क्यों बना दिया गया? क्योंकि हम क्या किए हैं, डीम कर दिए हैं कि वो सर्विसेज यूटिलाइज हो गई हैं इन इंडिया में एंड वुड बी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, और इसलिए वो इनकम ही डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया हो गई। इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट शैल बी इंक्लूडेड in his total income whether or not such services were rendered in India and irrespective of whether of the non-resident has residence or place of business or business connection in India। इससे कोई मतलब नहीं होता है। ओके सर। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट था ये करेक्ट था। स्टेटमेंट में बोला क्या था कि देखो इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया होती है फॉर अ नॉन रेसिडेंट, भले नॉन रेसिडेंट को हम रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हूं बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और हमने असम्पशन मान ली कि वो सर्विसेज यूटिलाइज हो रही हैं इंडिया में, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सही है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इस सीरीज में देख लेते हैं क्योंकि लगभग सिमिलर नेचर का ही है। एग्जामिन द रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। सैलरी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन अ सिटीजन ऑफ इंडिया 7 लाख फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। सर अभी मैंने आपको जो बताया था ना कि आप एम्बेसी भारत के बाहर, आप भारत के लिए एम्बेसी में ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हो तो आपके सारे परक्यूजिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं, बट जो सैलरी मिलती है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। लॉजिक्स मैंने बता दिए थे। तो सर ये तो टैक्सेबल होगा, बट 7 लाख पे टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज 7 लाख के बाहर कंप्यूटेड नहीं लिखा है। इस चीज पे भी ध्यान रखना है कि कंप्यूटेड नहीं लिखा है, इसलिए मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की इनको मिल जाएगी और 6,50,000 रुपए पे डिडक्शन मिल जाएगा। इसलिए आप अपना मार्कर उठाइए और यहां पे लिखिए क्वेश्चन पॉइंट। आप अपने साथ एक डिफरेंट कलर का मार्कर रखेंगे, मेरी क्लासेस करते समय एक डिफरेंट कलर का मार्कर रखेंगे जिसपे आप हमेशा क्वेश्चन लिखेंगे। जो डिफरेंट कलर का मार्कर सिर्फ क्वेश्चन लिखने के लिए और कुछ नहीं, रेड लेना हो, ग्रीन लेना हो, कुछ भी लेना हो, एक डिफरेंट कलर के पेन आप या मार्कर एक रख लेंगे आप। ओके सर। दूसरा क्वेश्चन पूछता है हमसे, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5 लाख बाय अ नॉन रेसिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया से एट मुंबई। अरे वाह, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, बट इसका आंसर पता है आपको क्या होगा? टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन मजेदार कैसे? अच्छा वो हो सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं। देखो ये वाला टैक्सेबल था 6.5 लाख रुपए, रीजनिंग मैंने दी है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसीलिए भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ये वाला भी टैक्सेबल है 5 लाख रुपए, बट सर इसकी तो रीजनिंग भी आपने नहीं दी, अब दे रहा हूँ मैं इसकी रीजनिंग। देखिए ये है, ये कुछ नहीं है, जो है ये है आपका भारत। हाँ सर भारत तो बन गया मेरा, और ये है सर नेपाल। अब नेपाल है, अब नेपाल में ये एक आदमी है, नेपाल में इसने एक दूसरे नेपाली आदमी से कर्जा लिया, कुछ पैसे लिए, ठीक है। अब ये नेपाली आदमी पहले आ गया, टुक 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 करते 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 आ गया दिल्ली के चांदनी चौक में आ चुका है ये, ठीक है। और दिल्ली के चांदनी चौक में ये मोमो बेचने का बिजनेस कर रहा है। क्या बोला है? चाइना टाउन नाम से अपनी शॉप खोल दी और मोमो बेच रहा है ये। बट ये चाइना टाउन की शॉप खोलने के लिए इसने एक दूसरे नेपाली से कुछ पैसे कर्जे पे लिए थे। ये अब ये नेपाली देखिए, ये वाला नेपाली अभी यहाँ आ गया है, ये कुचुक से यहाँ पे आ गया। अब चाइना टाउन में जब आना था तो इसको यहाँ पे पैसे, अब शॉप खोलनी थी तो पैसे की जरूरत पड़ी, तो इसने दूसरे वाले नेपाली से यहाँ पे आके कर्जा ले लिया। इसने कर्जा लिया, अब कर्जा लेके यहाँ पे इसने शॉप खोल दी, लोन लेके शॉप खोल दी और शॉप करके यहाँ पे क्या कर रहा है? ये बिजनेस कर रहा है। व्हाट इज डूइंग? बिजनेस। अब ये इस नेपाली को यहाँ से इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर रहा है, जो इसने लोन लिया था ना उसका इंटरेस्ट इसको भेज रहा है। तो क्या इस इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा भारत में? जी हाँ, इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया। डीम्ड टू बी अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया हो जाएगा, इस पे टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा, देखिए अब दूसरे एंगल से देखिए, एक नॉन रेसिडेंट ने भारत में पैसा लगाया और पैसे से भारत में अगेन वर्ड, भारत में पैसे कमाए हैं और भारत में कमाए हुए पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट का पोर्शन जा रहा है वो का भारत की कमाई का ही तो जा रहा है। ये जो इंटरेस्ट का पोर्शन जा रहा है इसको, वो क्या भारत की कमाई का ही तो जा रहा है। तो एक अगर नॉन रेसिडेंट आता है और भारत में व्यापार करके कुछ कमाता है और इस
धंधे को शुरू करने के लिए, व्यापार को शुरू करने के लिए इसने लोन लिया था किसी और से, किसी नॉन रेसिडेंट से, और नॉन रेसिडेंट को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है तो डीम टू बी अक्रूड ऑराइज इन इंडिया और टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? रीजनिंग यही है सर, क्योंकि व्यापार कहां हो रहा है? भारत में व्यापार होगा। पहली बात, व्यापार कहां हुआ सर? व्यापार, बिजनेस कहां हुआ? भारत में। और प्रॉफिट कहां से आया? भारत से। उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही तो इंटरेस्ट के रूप में जा रहा है। हाँ सर, ये बात तो सही है। सर इसको किया क्यों होगा? देखिए, इसको शायद इसलिए किया होगा, अगर ये लोन वाले को नहीं करते तो अगर इनको पार्टनर बन के ये दोनों काम कर रहे होते, मान लीजिए ये और ये पार्टनर होते कि प्रॉफिट का 50-50% देना, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये बाहर वाला आदमी और ये दिल्ली के अंदर वाला आदमी पार्टनर होते हैं, बट ये लोग एक दूसरे को लोन के फॉर्म में अगर दिखा रहे होते, बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता, 2 करोड़ का बिजनेस हो जाता, 2 करोड़ रुपया मंथली एनुअली प्रॉफिट भी आ रहा होता, तो ये लोग अगर लोन दिखा रहे होते और हमने इस लोन को बाहर किया होता, तो इस तरीके से ये पार्टनरशिप में बिजनेस तो कर रहे हैं बट लोन का नकाब पहन के करते। तो इस चीज को रोकने के लिए लोन पे दिए गए इंटरेस्ट को भी इन्होंने क्या कर दिया वैसा, डीम टू बी अक्रूड ऑराइज इन इंडिया और टैक्स भरो। समझ सकते हैं? वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस खर्चे का क्लेम कर देगा ना, जब उसने इंटरेस्ट का पेमेंट किया और मान लो अपना P&L अकाउंट बना रहा है, तो टू इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइडर 3 करोड़ का उसने इंटरेस्ट भेजा, खर्चे का क्लेम ले लेगा। अगर खर्चे का क्लेम ले लेगा तो इसने जो 20 करोड़ रुपए यहां कमाए थे, 3 करोड़ रुपए तो खर्चे का क्लेम इसने ले लिया। तो इसीलिए जिसको ये इंटरेस्ट मिला है उसके हाथ में डीम टू बी अक्रूड ऑराइज इन इंडिया कर देते हैं, क्योंकि 20 करोड़ इंडिया में कमाए हो तो हमको पूरे 20 करोड़ रुपए टैक्स चाहिए। अब बेटा इससे क्लियर रीजनिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ओके सर, रीजनिंग तो दे दिया, पढ़ा भी देता हूँ। एज पर सेक्शन 9(1)(5)(c), interest payable by a non-resident on money borrowed and used for the purpose of business carried on by such person in India shall be deemed to be accrued or rise in India in the hands of recipient। क्लियर है सर? क्रिस्टल क्लियर कर दिया सर आपने, थैंक यू बेटा। पोस्ट ऑफिस, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए इसको, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट 19 रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट एसएससी मिस्टर राम एज 46 ईयर। सर भारतीय पोस्ट ऑफिस से हमको जो इनकम हो रही है उस पे तो सर टैक्स लगता है, डीम टू बी अक्रूड ऑराइज इंडिया है, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो चाहे रेसिडेंट हो। ये तो रेसिडेंट भी है तो सर टैक्सेबल होगा। आपने क्वेश्चन क्यों लिखवाया? क्योंकि 19,000 रुपए तो टैक्सेबल है, बट 3500 रुपए की डिडक्शन मिलती है इफ ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से है, और 80 टीटीए की 10,000 की डिडक्शन मिलती है। तो टैक्सेबल सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 19,000 माइनस 5500 रुपए टैक्सेबल होता है। ये कैलकुलेशन मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं था इसलिए मैंने ऐसे देख लिया, 5500 रुपए टैक्सेबल होता है। और अगर आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो ध्यान नहीं रहेगा, 19,000 डायरेक्ट टैक्सेबल कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस पर क्वेश्चन लिखवाया है। और ये मतलब 5 बार मोस्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा इस चीज को आप, ठीक है सर। इसके लिए हम लिखेंगे पार्टली टैक्सेबल 5500 द इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(15) ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 3500 रुपए। इसलिए 3500 की डिडक्शन नहीं मिल सकती, हम उसको कह सकते हैं अप टू 3500 के बाद वाला ही टैक्सेबल होगा। इन दिस केस एन इंडिविजुअल अकाउंट फर्दर इंटरेस्ट अप टू 10,000 वुड बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। बैलेंस 5500 मतलब 19,000 में से 3500 10,000 चला गया, वुड बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ राम। Royalty paid by a resident to a non-resident in respect of a business carried on outside India। भैया कितनी बार आपको समझाया जाए, बताइए गुरुजी, बताइए एक बार और। लो बच्चों, हमने पढ़ा था कि सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन इंडिया होनी चाहिए ना, यूटिलाइज इन इंडिया होनी चाहिए ना। यहाँ पे इसने बोला कि रॉयल्टी की इनकम, ये देखो अच्छा चलो क्वेश्चन फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। इसने क्या बोला? हमने रॉयल्टी एक रेसिडेंट आदमी ने, भारत के एक आदमी ने, ये रहा भारतीय आदमी, ठीक है, इसने नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी पे की है, इसने एक रॉयल्टी पे कर दी, रॉयल्टी पेड टू बाय अ रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड आउटसाइड इंडिया। और ये जो बिजनेस है ना ये आउटसाइड इंडिया ही कैरी हो रहा है। तो जो बिजनेस आउटसाइड इंडिया कैरी हो रहा है इसके बारे में मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया हुआ, उस पर भारत में टैक्स नहीं लगेगा। मैंने बताया था ना, अगर सर्विसेज हम इंडिया में लिए भी हों या इंडियन इंसान पेमेंट भी कर रहा हो और उसका यूज हम आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो भी उसको भारत में टैक्स नहीं लगता है। इसके पहले जिस क्वेश्चन में आया था, आप चाहिए तो बैक फॉरवर्ड जाके देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है सर। नॉट टैक्सेबल। रॉयल्टी पेड बाय अ रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड आउटसाइड इंडिया वुड नॉट बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडेड द सेम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। Provided the same is not received in India. This has been provided as an exception to deemed accrual mentioned in section 6B.
रॉयल्टी पेड बाय अ रेसिडेंट, रेसिडेंट ने पेड किया टू नॉन रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड आउटसाइड इंडिया, जो बिजनेस देश के बाहर हो रहा है वुड नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द नॉन रेसिडेंट, वो नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, प्रोवाइडेड द सेम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, पैसा रिसीव्ड भी इंडिया में नहीं हुआ है, रिसीव हो गया, अर्न हो गया या सर्विस यूटिलाइज्ड हो गई, ये तीन चीज आपको मैंने बताई थी। क्वेश्चन में इसने कहीं पे भी लिखा है रॉयल्टी पेड किया है रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड आउटसाइड इंडिया, कि पैसा भारत में दिया है, नहीं दिया है। इस चीज को भी आप क्वेश्चन में, इस पॉइंट को भी आप क्वेश्चन में लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है सर। लीगल चार्जेस 5 लाख पेड टू इन लीगल चार्जेस 5 लाख पेड इन दिल्ली टू अ लॉयर टू यूनाइटेड किंगडम हु विजिटेड इंडिया टू रिप्रेजेंट अ केस एट दिल्ली कोर्ट। भाई साहब दिल्ली कोर्ट में आके आप दे रहे हो ना, आपको पैसा कहाँ मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, लीगल चार्जेस 5 लाख पेड इन दिल्ली है ना, दिल्ली में मिल रहा है तो आपके ऊपर टैक्सेबल हो गया, बात खत्म। दूसरी बात समझा जाए, अगर तो ये सर्विसेज कहाँ के दे रहा है, ये जो वकील है कहाँ के केस लड़ा, सर ये वकील आके दिल्ली में केस लड़ा, इसने अपनी सर्विसेज कहाँ दी है, सर दिल्ली में दी है, तो भी ये टैक्सेबल होता है। तो आप लिखेंगे कि इनकम दिल्ली में रिसीव हो गई इसलिए इसके ऊपर टैक्स लगेगा। चलिए सर टैक्सेबल हुआ है 5 लाख रुपए इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट एनी इनकम विच अक्रू और राइज इन इंडिया और डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया on which is or which is received or deemed to be received in India है ना, shall be taxable in India. Therefore इसलिए legal charges paid in India to a non-resident lawyer to UK who visited India represent a case at Delhi High Court would be taxable in India. क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर कर दिए हो सर आप। क्लासेस के बारे में आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ लिया जाए हम लोग। आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बहुत इजी है। ये रैंडम ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको बार बार नहीं पढ़ने की जरूरत है। जैसे राम के बारे में पूछा, राम एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट किया है इंडिया को 22 नवंबर है, हाँ 22 सितंबर है, सॉरी 22 सितंबर 2019 को फॉर द फर्स्ट टाइम एज वर्क एज एन ऑफिस ऑफ कंपनी इन जर्मनी, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राम। भाई पहली बात तो ये हमने क्या पढ़ा था, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए 182 डेज और 60 प्लस 365 डेज की बात हमने पढ़ी थी, ठीक है सर। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जर्मनी जा रहा है, किस लिए जा रहा है सर, ऑन द वर्क जा रहा है। अगर सर एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो 180 डेज रिप्लेस होकर 182 डेज हो जाता है। इसने सर भारत में कितने दिन रहे, सर 22 सितंबर से सर जोड़ो ना सर प्लीज सर 22 सितंबर से जोड़ो ना। तो 22 सितंबर से अगर हम जोड़ते हैं तो 22 सितंबर से अगर हम जोड़ते हैं तो 22 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप जोड़िए कैलकुलेटर 1 सेकेंड। हमने कैलकुलेट किया सर, ये आ गया 175 डेज। कैलकुलेटर क्या सर, हाँ ये देखिए रिसीव्ड इन 175 डेज ओनली। तो ये 175 डेज ही रहे हैं और इनके ऊपर लिमिट लगनी थी 182 डेज की, बट 175 डेज ही रहे, इसलिए ये क्या बन जाएंगे, नॉट रेसिडेंट। सर नॉट रेसिडेंट नहीं बन गए, सर नॉट रेसिडेंट ही बने। अगर ये पढ़ो सिंस ही डज नॉट सेटिस्फाई द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 182 डेज ही इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब अगर रेसिडेंट बनता तब ना हम OR या NOR देखते, बट ये तो अभी नॉन रेसिडेंट बन गया। तो पूरा आंसर में इसके वही लिखा है जो हमने प्रोविजन पढ़ा, 182 डेज वाली बात लिखी है, 364 डेज वाली बात भी लिखा, 182 डेज हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट में अगर गया 60 डेज की जगह। तो ये क्वेश्चन में हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मिस्टर डी अ नॉन रेसिडेंट रिजाइडिंग इन US 1990 कम बैक टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर परमानेंट सेटलमेंट, व्हाट विल बी द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20 एंड 20-21। मतलब किस किस की सर, ये पूरे साल रहे, प्रीवियस ईयर सर 18-19 में फुल ईयर रहे, तो प्रीवियस 18-19 में और प्रीवियस ईयर 19-20 में पूरे साल रहे हैं। तो पूरे साल रहे हैं तो क्या 182 डेज से ज्यादा रहे हैं, हाँ सर 182 डेज से ज्यादा रहे हैं, तो ये रेसिडेंट तो हो गए। अगर कोई इंसान 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक रहा है, मतलब वो 366 दिन रहा है, सॉरी 365 दिन रहा है, 365 दिन रहा है और 20-21 में 366 दिन रहा है सर 365 दिन 366 दिन रहने वाला इंसान तो रेसिडेंट हो गया। अब जब ये रेसिडेंट हो गया ना तो हम क्या चेक करेंगे, सर ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और सर इसके लिए जो सिस्टम होता है, क्या होता है कि 10 ईयर्स में 2 टाइम्स रेसिडेंट हुए हों
एंड प्लस का निशान 7 साल में 730 दिन रहे हो। बट ये पहली बार 1 अप्रैल 2018 को ही जब आ रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि 1990 से ये बाहर थे, तो 10 साल तक तो ये भारत में थे ही नहीं। जब थे ही नहीं तो दोनों कंडीशन कभी इनकी सेटिस्फाइड हुई नहीं होगी। तो प्रीवियस ईयर 18-19 में भी ये एनओआर है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और 19-20 में भी है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर प्रीवियस ईयर 19-20 मतलब असेसमेंट ईयर 20-21, इतना तो आपको पता होगा, और प्रीवियस ईयर 18-19 मतलब असेसमेंट ईयर 19-20, इतना भी आपको सर पता होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। देखो मिस्टर डी रेसिडेंट असेसमेंट ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021 सिंस ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 365 days more than 182 days during the period 1890 and previous year 1920 respectively as per section 666 a person who is not ordinary resident in India in any of the previous year if such person, ये जो लाइन है ना आप इसको काटो क्योंकि आप इससे फ्रेंडली नहीं हैं। आपको अगर ये जो लिखी है लाइन, ये इसको दूसरे तरीके से आपने पढ़ा, आपने इसको सेकंड टाइप तरीके से पढ़ा है। वो सर कहाँ लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूं। वो आपको मिलेगा ये देखिए, वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब हो जाता है? अगर ही इज अ रेसिडेंट एटलीस्ट 2 out of last 10 years प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो मैंने बताया 10 में 2 बार आप रेसिडेंट होने चाहिए, और ही इज टोटल स्टे इन इंडिया लास्ट 7 years प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 730 days, मतलब 7 साल में वो 730 दिन अगर भारत में रहे हैं तो ही वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हैं, वरना नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाते हैं, जो कि इन दोनों के केस में पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्वेश्चन ढूंढ लूं मैं? हाँ सर ढूंढ लीजिए। हाँ चलिए, तो ये वाली चीज वहां से आप देख सकते हैं। सो ही डज नॉट सेटिस्फाई, ये क्या हो गया? ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया ये वाली कंडीशन, दो बार रेसिडेंट होना 10 साल में या 730 दिन रहना पिछले 7 सालों में, तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं बट तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही है, रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ये क्या हुआ? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गए। यही बात यहाँ पे लिख ली, और इस चीज को फिर से इन्होंने दूसरे तरीके से लिख दिया यहाँ पे। देयरफॉर हिज स्टेटस फॉर असेसमेंट इन 1920 एंड 2021 रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर आप ये क्या कर रहे हो सर? रेड मार्कर आप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मस्ट प्रेजेंट दिस, इसको इस तरीके से जरूर आपको शो करना है। प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं दिखाते हो सबको सही होता है ना, उस आपको एग्जामिनर ने लास्ट में आपको बस यही देखना है, और अगर 5 नंबर का है तो 5 में 5 इसी पे देना है। अगर उसको ये चीज नहीं मिलेगी ना ऊपर का, उसको ये सब चीजें पढ़नी पड़ी तो 5 में 2 नंबर ज्यादा वो नहीं देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपको ये जरूर लिखना है, इसलिए मस्ट प्रेजेंट दिस यहाँ पे लिखते हुए चलिए। अब आइए एक क्वेश्चन और देख लें, बड़ा वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है ये तो सर। ओके सर, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। चलिए फास्ट लेन पढ़ेंगे। गेम है हमारा, एक गेम चलने वाला है सर। गेम में बस हमको देखना है कि गोल होता है कि नहीं, बॉल गोल में जाती है कि नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बॉल गोल होती है कि नहीं, ठीक है। चलिए ये बस हमें समझना है, एज एन गेम हम बिल्कुल खेलेंगे इसको। और वो आप 3 मंत्र याद रखेगा। भारत में कमाए हैं मतलब इनकम, सर्विसेज भारत में यूटिलाइज हुई है, या पैसा भारत में रिसीव्ड हुआ है, तभी भारत में टैक्सेबल होता है, वरना नहीं होता है। और अगर कोई बंदा रेसिडेंट है तो पूरी दुनिया में कहीं से कुछ भी कमाया हो उसकी इनकम भारत में टैक्सेबल हो जाती है। अब आइए पढ़ते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एज 45 years बीइंग अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। यूके डेवलपमेंट बॉन्ड में 50%। 1 सेकेंड, हम इस कॉलम को रेसिडेंट अपना बनाते हैं, यहां पे हम कॉलम लेते हैं नॉट, मैं एक लाइन ही खींच लेता हूं। चलो ये रेसिडेंट के लिए लाइन हो गई। दूसरी वाली लाइन हमारी किसके लिए है? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, और तीसरी वाली लाइन हमारी नॉन रेसिडेंट के लिए। अब हम खुद यहाँ पे क्या निकालना है? इसने पूछा है टोटल इनकम हमें निकालनी है इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल जो 45 साल के हैं, रेसिडेंट हैं या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए एंड नॉन रेसिडेंट हो गए। तो हमें इनकम देखना है। देखो आप बस मेरे वर्ड्स को सुनते जाइएगा, आप पीछे बैठिए, सिट बैक आराम से। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% इंटरेस्ट इन रिसीव्ड, जो पैसा भारत में आया वो भारत में टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेकिन रेसिडेंट के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है, तो पूरे ब्लॉक को आप ऐसे के ऐसे लिख दीजिएगा। जब भी फॉर्मेट ड्रॉ कीजिएगा, मैंने बताया पूरे ब्लॉक को ऐसे के ऐसे लिख दीजिएगा, बट उस इनकम को मत लिखिएगा जो भारत में एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है सर। तो अब इसको पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है, भारत में सारी इनकम
दूसरी बात 50% ही इनकम आई है कहां से, 50% ही इनकम आई है कहां से, इंडिया से। इंडिया में रिसीव 50% हुआ है, तो जितना पैसा इंडिया में रिसीव हो गया, एनओआर हो या ओआर हो, उतना पैसा उनके लिए, एनओआर हो या आर हो, एनओआर हो या आर हो, उतना पैसा उनके लिए भारत में टैक्सेबल हो जाता है, उतना पैसा उनके लिए भारत में टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे कितना कितना टैक्सेबल हो जाएगा सर, ये 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा और इनके लिए भी 5,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। दूसरी बात करता है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया। सर तो 5,000 कर दो, बिल्कुल भी नहीं सर, 10,000 कर दो, सॉरी बिल्कुल भी नहीं। कॉशन, मस्ट राइट कॉशन, मस्ट राइट कॉशन। यहीं पे आपके माइंड के साथ खेला है इंस्टीट्यूट ने। ऊपर आपको बता दिया यूके का डेवलपमेंट बॉन्ड था 50%, आपने 50-50 कर दिया। नीचे लिख दिया बिजनेस चेन्नई का है 50% रिसीव्ड इन इंडिया। भाई व्यापार भारत का है, चेन्नई भारत में आता है, गूगल मैप में करके देख लो, भारत चेन्नई का है। चेन्नई में जो व्यापार हुआ है उस पर पूरा का पूरा इनकम टैक्स लगेगा, पूरी की पूरी इनकम पे टैक्स लगेगा। इट मीन सर ये 20,000 ही जाएंगे और यहाँ पे भी ये 20,000 ही जाएंगे। ओके ओके बेटा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। भारत की संपत्ति थी, शेयर्स जो होते हैं, मैंने भी बताया इंडियन कंपनी के शेयर भारत की संपत्ति है, और भारत की संपत्ति के थ्रू अगर आपने कहीं भी कोई भी पैसा कमाए हो, आर हो, ओ आर हो, एनओआर हो, एनआर हो, भारत में टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो ये दोनों, ये भी सर तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा, एनओआर हो या एनआर हो, सबको टैक्स लगेगा। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। आप भारत में पैसे लगाए, भारत में पैसे कमाए, भारत में मुस्कुराए, और तो अगर आप भारतीय हैं तो ही भारत में टैक्स दीजिए क्योंकि आप भारतीय हैं, वरना आपको कहीं पे भी कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों के लिए टैक्स नहीं लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी 50% ऑफ प्रॉफिट आर रिसीव्ड इन इंडिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था जो प्लांट जर्मनी में रिसीव हुआ था, सॉरी जो जर्मनी का था, बट रिसीव हुआ है 50% इन इंडिया। तो जितना पैसा भारत में रिसीव हुआ उतने पे ओआर और एनओआर को टैक्स देना पड़ेगा, सॉरी एनओआर और एनआर को टैक्स देना पड़ेगा। ओके, चूहा तो मेरा यही है, उतने पे हमको रैट और माउस को टैक्स देना पड़ेगा, 20,000 और 20,000 पे। ठीक है सर। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी। जर्मनी की इनकम, जर्मनी के बिजनेस पे मैंने क्या इनकम जनरेट कर लिया है, विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। सर जो इंडिया में रिसीव्ड हुआ उस पर एनआर तो टैक्स देगा ही देगा, उस पर तो एनआर टैक्स देगा, और टोटल इनकम पे ये रेसिडेंट तो टैक्स देता ही है। बट सर आपने एक लाइन बताई थी इसी क्लास में कि अगर बिजनेस या प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होता है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होता है, तो उस पर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्स देते हैं। सर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया का भी मतलब मैंने आपको बताया था कि आप ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस चला रहे हैं, बट आप ओनर यहाँ बैठे, आप यहाँ से बिजनेस चला रहे हैं, तो इस बिजनेस पे जितनी भी इनकम होगी उस पर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से सर अगर हम देखें तो ये जो एनओआर हैं, अगर ये बिजनेस कंट्रोल्ड कहाँ से हुआ है, इंडिया से हुआ है, तो 70,000 पे ये एनओआर टैक्स देंगे, देंगे सर जी, बिल्कुल देंगे। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज्ड इंटायरली फ्रॉम लंदन। प्रॉफिट कहां का है, बिजनेस दिल्ली का है। अगेन ये आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। अगेन प्रॉफिट दिल्ली का है ना, मैनेज कहीं से भी करते हो, व्यापार कहाँ के, भारत में कमाए हो तो भारत में पैसा दे के जाओगे, 15,000 दोनों को टैक्सेबल हो जाएगा। आप मेरे हिंदी वर्ड्स को सुनते रहिए, भारत में कमाए हो तो भारत में पैसा दोगे जाओगे, आपको हमेशा ये चीजें कभी नहीं भूल पाएंगी। इनकम कहाँ से आई, भारत से, बात खत्म। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट लंदन ब्रॉट इन इंडिया कंप्यूटेड। ये कंप्यूटेड की बात हटाइए अभी। हाउस प्रॉपर्टी कहाँ की थी मेरी, लंदन की थी। कंप्यूटेड मतलब आपको वो -30% नहीं करना है जो अंडर सेक्शन 24 करते हैं, वो किया हुआ है। ओके हाँ सर। हाउस प्रॉपर्टी लंदन की थी, डिपॉजिट किए हैं बैंक में लंदन के, बस इंडिया में उस पैसे को लेकर आए हैं। तो यार अगर पैसा लेके भारत आए, मैंने बताया था, तो एनआर हो या एनओआर हो टैक्स नहीं लगता है, तो टैक्स तो नहीं लगेगा। बट अगर आप रेसिडेंट थे तो उस इनकम पे, तो आपके वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स है, तो टैक्स लग गया यहाँ पे। आइए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन इंडिया कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। सर डिवेंचर भारतीय कंपनी का है, भारतीय कंपनी की एसेट है, तो कोई भी कमाए भारत में टैक्स तो देना ही पड़ेगा क्योंकि भारतीय कंपनी के एसेट से आपने पैसे कमाए हैं। हाँ मतलब हाँ। उसके बाद बात आती है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। फीस टेक्निकल सर्विसेज आपने दी कहाँ है, इंडिया में दी है। सर अगेन सोचिए, टेक्निकल सर्विसेज आपने दी कहाँ है, सर इंडिया में दी है। अगर सर्विस यूटिलाइज्ड इन इंडिया हो गई, मैंने क्या बताया था, तो इंडिया में टैक्स लगेगा चाहे कोई भी हो। तो सर 8,000 रुपया
आ गया दोनों का। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मैनेज्ड फ्रॉम लंदन, वही मुंबई का बिजनेस था, मैनेज्ड फ्रॉम लंदन है। सोचिए, 1 मिनट, 1 2 3, भाई अभी बताए बिजनेस तो मुंबई में है ना, कहीं से कुछ भी करो, भारत से कमाए भारत में टैक्स देके जाएं, भारत में कमाए भारत में टैक्स देके जाएं। अगर आपने भारत से पैसे कमाए हैं तो आप भारत में ही टैक्स देके जाएंगे, तो ये 26,000 रुपये भारत में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक ठीक सर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर, भाई पाकिस्तान में पैसा पाए हो तो रेसिडेंट के लिए तो भाई टैक्स लगना ही लगना है। रेसिडेंट का कॉलम तो मैं समझाऊंगा ही नहीं, बाकी दोनों मैंने बता दिया, इन दोनों को किसी चीज से मतलब है नहीं। पोस्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक बात सोचो 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 सोचो, अब यहां गलती का स्कोप आएगा। हम पहले कुछ पैसा कमाए, जो मैंने बताया ना, 20 साल काम किया, 2 करोड़ रुपए कमाए, आप भारत लेकर आ रहे हैं तो क्या टैक्स लगेगा? बिल्कुल नहीं टैक्स लगेगा सर। तो रेसिडेंट हो तो भी टैक्स नहीं लगेगा, नॉट ऑन रेसिडेंट हो तो भी टैक्स नहीं लगेगा, और नॉन रेसिडेंट हो तो भी टैक्स नहीं लगेगा। आप वहां पे कोई भी पैसा कमाए हो 10 साल पहले, 10 साल बाद अगर उस पैसे को लेके आ रहे हैं, सर कैसे प्रैक्टिकली थोड़ा समझाओ। मान लीजिए आप 2000 में वहां गए और 2005 तक आप वहां रहे, वहां पे आपने 2 करोड़ रुपए कमाए, एफडी करके वहीं रख दी। उसके बाद आप भारत आ गए, भारत आके आप 2018 में आपने सोचा यार 2018 तक भारत में आ गए, 2005 में 6 में भारत आया, 2018 तक रह गए। अब आप सोच रहे हैं यार 2 करोड़ रुपए वहां पड़े, वापस ले आओ। तब आप जब 2018 में 2005 में कमाई गई वाली इनकम को लेके आ रहे हो तो क्या टैक्स लगेगा? नहीं, केवल आप इनकम लेके आ रहे हो, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि 2005 से 2018 तक आप भारत में रहे तो आप रेसिडेंट भी हो। हाँ सर समझ गए। अब आपको ना एक एक प्रैक्टिकल केस बताना पड़ता है नालायक को, तो आपको समझ में आता है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। नेपाल की एग्रीकल्चर इन लैंड पे अगर मैंने एग्रीकल्चर का वर्क किया है तो क्या हमको भारत में उस पर कोई एग्जम्पशन मिलेगी? सर दे दो ना, पास में ही तो है नेपाल। अरे पास में है लेकिन भारत में नहीं है, तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। हैं सर, सॉरी, टैक्स लगेगा, रेसिडेंट को भी लगेगा और एनआर और एनओआर को नहीं लगेगा, क्योंकि न भारत में कमाए हो, न भारत में पाए हो, न भारत में मुस्कुराए हो, एनआर और एनओआर के लिए। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच हैज सेटअप इन इंडिया। अगेन प्रोफेशन इंडिया में लेकिन मैनेज्ड कहां से हो रही है? मैनेजमेंट सेटअप कहां से चल रहा है? इंडिया से। तो ओआर के लिए तो टैक्सेबल है ही, लेकिन जो रेसिडेंट हैं, मतलब एनओआर है, एनओआर और एनआर ये था ना दो, तो सर एनओआर के लिए भी 5,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा और एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। ठीक है सर। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ वेडिंग, सर वेडिंग में तो किसी के लिए टैक्स नहीं लगता कभी भी, रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हो, किसी को भी नहीं लगता। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट ऑफ इंडिया, सर 12,000। भारत में तो 12,000 टैक्सेबल होगा, लेकिन भारतीय बैंक से कमाए हो तो भाई सबके लिए 12,000 टैक्सेबल होगा, सभी के लिए 12,000 टैक्सेबल होगा। लेकिन एक ये चीज यहाँ याद रखेगा, 80 TTA का 10,000 की एग्जेम्पशन बाद में मिल जाएगी सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे, 80 TTA की यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। आप साइड में लिख लीजिएगा थोड़ी देर बाद जब आप पॉज करके अपना क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। इनकम, अगर मैं फिर से बता देता हूँ, आप कोशिश करेंगे मेरे साथ लिखने की, मेरे साथ पढ़ने की, आप बस वीडियोस देखिए और पढ़िए साथ में। अगर आपने राइट करने की कोशिश की, ट्राई टू, आपने अटेम्प्ट तक किया, तो आपका कंसेप्ट खराब हो जाएगा, इसलिए ये गलती मत करिएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रसिया कंट्रोल फ्रॉम रसिया, रसिया में कमाए, रसिया में उड़ाए, रसिया में मुस्कुराए, तो भाई भारत में टैक्स ना ओआर देंगे ना एनओआर देंगे, लेकिन रेसिडेंट को तो टैक्स लगना ही लगना है 20,000 रुपये का। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, तो किस इंडियन कंपनी के ऊपर रेसिडेंट को कोई टैक्स नहीं लगेगा और बाकी दोनों का भी कोई मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड इन राजस्थान, फिलहाल एग्जाम्प्ट है तो कोई मतलब ही नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान, तो भाई ये भी टैक्सेबल नहीं है, एग्जाम्प्ट है तो किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब सर अगर हम अब यहाँ पे देखें, हम इसको टोटल करेंगे और लेस कर देंगे 80 TTA वाला 10,000, ये भी 10,000, ये भी 10,000 और ये भी 10,000। सर चेक करें एक बार हमारा आंसर क्या आता है, प्लीज आप लोग चेक करिए। आप लोग भी अपना अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए इस समय और हम चेक करते हैं। कैलकुलेट करिए सर, 5,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000, मैं एनओआर को कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी, प्लस 70,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, सॉरी प्लस 8,000 प्लस 26,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000। ये मैंने इतना कैलकुलेट किया, देखिए कितना आया मेरे पे, तो आया है 1 लाख। हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, फिर से चेक करें। हाँ सर चेक करो, 5,000, देखो थोड़ा सा बड़ा करते हैं,
आप प्लीज चेक करिए। 5,000 आया सर, 20,000 आया सर, 20,000 आया सर, 20,000 प्लस 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 70,000 सर, प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 26,000 प्लस 26,000 कहाँ गया, प्लस 5,000 प्लस 12,000। सर मेरे पास तो टोटल आ गया ये 2,13,000 का, 2,13,000 की फिगर। ये सर 10,000 यहाँ डिडक्शन जो मैं, सॉरी 2,13,000 आया मेरा पूरा, 10,000 की डिडक्शन देखने के बाद सर ये आ गया मेरा 2,03,000। प्लीज चेक दीज आंसर विथ योर सेल्फ प्लीज। आप बाकी दोनों का जरा टोटल करके निकालिए, मैं भी टोटल कर रहा हूँ। ये देखिए ये 3,47,000 आ रहा है, 10,000 माइनस होगा तो आ जाएगा सर ये 3 लाख, ये आएगा सर 3,37,000 रुपये, ये 2,03,000 रुपये है, और तीसरा 1,78,000 माइनस 10,000 अगर हम करते हैं तो आता है सर 1,68,000 रुपये। चेक करें क्या सर यही सॉल्यूशन आया है, प्लीज 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 चेक दैट। 3,37,000, 2,03,000, 1,68,000 सर यही आया है। सर इसका मतलब आप देखिए आपने कोई स्पेस नहीं ली इसमें, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अब मेंटली प्रिपेयर करना चाहता हूँ, आपने कुछ भी नहीं लिया, जितना आपने पढ़ा था छोटे छोटे लॉजिक्स के थ्रू आप लाइन से केवल और केवल इसी साइड की स्पेस में आप अपना कॉलम यूज कर रहे हैं और कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने सॉल्यूशन निकाल दिया। जो सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने 1 पेज 2 पेज पूरे 2 पेज में ले जाके जो इंस्टीट्यूट ने किया है, इट मींस सर यू आर इनफ कैपेबल। और आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, वही रीजनिंग लिखिए, सब कुछ वही लिखा है जो एक एक शब्द मैंने बोला है। आप रीजनिंग एक बार आप सोचिए, इफ यू आर एलिजिबल टू डू क्वेश्चन ओरली, तो सर आपको प्रॉब्लम क्या है? सर आप ओरली सॉल्व कर पा रहे हो, आप इनफ कैपेबल हो। मैंने क्या किया, पूरी बुक उठाई, बुक में से जिसमें से आईसीआई ने क्वेश्चन पूछे ना, उस क्वेश्चंस के फॉर्मेट को, मतलब इतनी मोटी बुक के केवल उस सिलेक्टेड पोर्शन को लिया और उस पर वीडियोस बनाए आपके लिए। और मैं बता रहा हूँ सिर्फ अब इतना ये कंडेंस्ड कर दिया है मैंने कि अब आप इतने में से 80% मार्क्स तो गैदर कर सकते हो। सर कैसे आप ये कह सकते हैं? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप सारे के सारे आईसीआई के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टोटल पूरी की पूरी आईसीआई की बुक अगर आप कुछ घंटों के अंदर पढ़ते हैं, तो यार इससे अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं है विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और इतना पढ़ना ही पढ़ना होता है, इसके बाद अगर आप कुछ भी और पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, बट कम से कम आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर इतना ही पढ़ना पड़ेगा तो आप आइए मेरे साथ पढ़िए। ओके ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर रमेश एंड मिस्टर सुरेश। देखो यार सच बताना मजा आया कि नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा मजेदार है। केवल गेम्स आप सोचिए तो गेम्स की तरह ये हो जाता है। Mr. Ramesh and Suresh are brother and they earned the following income during the financial year 1920. Mr. Ramesh settled in Canada in the year 1996 and Mr. रमेश सेटल्ड हुए कनाडा में सिंस 1996। अरे यार 1996 से रमेश तुम देश के बाहर हो, इसका मतलब रमेश जो है वो नॉन रेसिडेंट हो चुके हैं। हाँ सर एनआर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन सुरेश जो है वो दिल्ली में ही रहते हैं, मतलब सुरेश क्या है सर, ओआर है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है सर। टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सर देखिए, इंटरेस्ट ऑफ कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड ओनली 50% रिसीव्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जो रहा है, मैं ब्लैक पेन से ब्लू पेन से लिखता हूँ, ब्लू पेन से, ठीक है। इनके लिए तो 40,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। रेसिडेंट के लिए तो सब कुछ टैक्सेबल होता है, लेकिन इनके लिए केवल 17,500 जो ये यहाँ पे रहे वो टैक्सेबल होगा। दूसरी बात, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। भारत में क्या इस पे कोई भी टैक्स लगेगा? सर भारत में इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि लंदन में कमाए, लंदन में मुस्कुराए और लंदन में पैसे पाए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनके ऊपर तो 20,000 रुपये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, भारतीय है इसलिए। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर, भारत में जो बिजनेस है फ्रॉम मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंदन, उससे मतलब नहीं है। बिजनेस अगर भारत में कमाए हो ना, तो डीम्ड अक्रूड और राइज इन इंडिया हुआ ये पैसा, तो इसलिए 1 लाख रुपए भारत में टैक्स भरेंगे आप, पूरे 1 लाख रुपए पे आप भारत में टैक्स भर देंगे। इसको हटा देते हैं एक बार, और 1,40,000 रुपए इन पे टैक्सेबल तो है ही है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी मतलब इंडिया कंपनी के शेयर भारत के एसेट है, और अगर इस पे आपको पैसे की कमाई होती है तो डीम्ड टू बी अक्रूड एंड राइज इन इंडिया होती है, इसलिए 60,000 रुपए भाई साहब आपके लिए टैक्सेबल है। 90,000 रेसिडेंट है तो आप टैक्सेबल तो है ही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 80,000 टैक्सेबल है, भारत में पैसा कमाए हो तो नॉन रेसिडेंट तुम्हारे ऊपर भी टैक्स लगेगा, 70,000 इनके ऊपर भी टैक्सेबल है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा, भाई फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर आप इंडिया में रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग काफी देर बाद डिस्कस कर चुके हैं कि ये टैक्सेबल होती है, नॉन रेसिडेंट के केस में भी ये टैक्सेबल होती है, इट मींस 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट यूको बैंक, सर भारतीय बैंक से आप कर रहे हो तो ये भी सर 7,000 भी टैक्सेबल है, 12,000 इनका टैक्सेबल तो है, लेकिन अगेन आपको वो 10,000 वाली लिमिट याद रखनी, 80 TTA में इसका डिडक्शन मिलता है, 80 TTA में इसका डिडक्शन मिलता है।
एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड आंध्र प्रदेश, भारत में होता है ना आंध्र प्रदेश, तो सर दोनों के लिए ही एग्जेम्प्ट है। ये क्या है? एग्जेम्प्ट है। रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल, भारत की संपत्ति पे 1 लाख रुपए का रेंट ये कमाए है, 60,000 का रेंट ये कमाए है, और कंप्यूटेड वर्ड नहीं लिखा है इसलिए हमको कंप्यूट करना पड़ेगा। लेस 30% करेंगे तो 1 लाख का 30% 70,000 इनके हाथ में टैक्सेबल होगा, और माइनस 30% मतलब 18,000 डिडक्ट करने के बाद कितना आता है? 42,000 रुपए इनके हैंड्स में टैक्सेबल होगा। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड मतलब 80C की डिडक्शन इनको मिल जाएगी 30,000 रुपए। और सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन से पहले थोड़ा सा इसके नोट्स पढ़ रहे हैं क्योंकि नोट्स लिखने होते हैं। नोट्स में पहली बात इन्होंने लिख दी है कि मिस्टर रमेश नॉन रेसिडेंट है सिंस ही हैज बीन लिविंग इन कनाडा, 1996 से भारत के बाहर रह रहे हैं इसलिए रेसिडेंट नहीं है, और सुरेश रेसिडेंट है। दूसरे नंबर पे इन्होंने नोट दिया है कि जो रेसिडेंट होता है हिज ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, उसके लिए पूरी वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है। हाउएवर एज पर 5(2) इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट ओनली द फॉलोइंग इनकम आर चार्जेबल टू टैक्स। कौन कौन सी इनकम? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड इनकम एक्रू और राइज और डीम्ड टू बी एक्रू राइज इन इंडिया। Therefore, fees for technical services rendered in India would be taxed in the hands of Mr. Ramesh even though he is non-resident. Fees for technical services जितनी भी है ना, fees for technical services rendered in India टैक्सेबल होगी मिस्टर रमेश के हाथ में। ठीक है। द इनकम रिफर्ड इन सीरियल नंबर 3, 4, 5 देखो वहां पे मैंने आपको रीजनिंग दी थी, रीजनिंग आप खुद समझ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैनेडियन डेवलपमेंट 50% ही इंडिया में रिसीव्ड हुई इसलिए रमेश के हाथ में 50% टैक्सेबल होगा। चलो ये बात सही है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, वो रमेश वहीं पाया वहीं कमाया वहीं मुस्कुराया, वो वाली बात लिखी है तो रमेश के हाथ में तो नॉट टैक्सेबल होगा। बट चूंकि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लोबल इनकम रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है इसलिए रेसिडेंट के हाथ टैक्सेबल हो गए। एग्रीकल्चर इनकम किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती है। छठवां बोला इन केस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट 10,000 तक का सेविंग बैंक अकाउंट पे अलाउड होता है डिडक्शन 80 TTA की बात बता दी। और पांचवा इन्होंने किया कि हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर दिया, जो 1 लाख और 60,000 इनकम थी ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया 30,000 का, तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आ गई ये निकाल दी है। और इन्होंने नोट्स में कुछ भी अच्छा नहीं बताया और इसके अलावा कुछ बताना भी नहीं था। देखिए नोट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो आप नोट्स के चक्कर में बाद में पढ़िएगा, पहले आप मेन सॉल्यूशन करिएगा और मेन सॉल्यूशन उसी बेसिस पे हुआ। देखिए हमने 17,500 टैक्सेबल किया, यहाँ 40,000 टैक्सेबल किया, इन्होंने भी 17,500 हमने किया, 40,000 किया। हमने डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी किसके लिए था? लंदन में अगर है, रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट वहीं कमाए वहीं पाए वहीं मुस्कुराए। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर तो सभी के लिए यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट। भारत से पैसा कमाए हैं तो NR और OR दोनों के लिए टैक्सेबल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी दोनों के लिए टैक्सेबल था। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई के बिजनेस दोनों के लिए टैक्सेबल है। फ्री फॉर टेक्निकल सर्विसेज, भारत में माना जाता है कि सर्विसेज यूटिलाइज अगर भारत में हुई है तो जो सर्विस यूटिलाइज भारत में हुई है उसका पैसा कहीं भी मिला हो टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगा, भले वो नॉन रेसिडेंट हो। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंडियन बैंक से पैसा आया तो टैक्सेबल भारत में। एग्रीकल्चर इनकम किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट किया 70,000 42,000 आया था। डिडक्शन अंडर सेक्शन 4A लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसने लिया था? देखिए सिर्फ इसी ब्रदर ने लिया था। यहाँ पे ये आपको पेपर में 30,000 तो इनको 80C का भी मिल गया और 80 TTA का दोनों को मिलेगा 7,000 10,000, क्योंकि इनकी इनकम ही 7,000 थी इसलिए इनको 7,000 मिला। इनकी इनकम 12,000 थी इसलिए इनको 10,000 मिला। टोटल इनकम कैलकुलेट कर लीजिए, यही आएगा, हमारा भी यही आया था 4,27,500। देखिए जब हमने यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट किया था तो अगर आप जोड़ें तो उतना ही आया था। 13,500 प्लस 1 लाख, 1,17,500 प्लस 60,000, 1,77,500 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख, तो 1,77,500 प्लस 2,80,000 प्लस 7,000 प्लस 1 लाख प्लस 70,000 अगर आप कर देते हैं तो 4,34,500 आएगा। 7,000 डिडक्ट कर लिए, 4,27,500 आएगा। नाउ वी आर फिनिश विद दिस चैप्टर। अब रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई भी क्वेश्चन ICI का होगा ना तो वो सब हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने देखे केवल 2 आवर्स में क्या क्या किया सर? रिवीजन किया। रिवीजन करना काफी नहीं होता है, केवल प्रोविजन पढ़ लेना, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन पढ़ लेना काफी नहीं होता है। हमने सर रिवीजन कम प्रैक्टिस की है और ये 1 डे बिफोर आप अचीव कर सकते हो। अगेन 1 डे बिफोर, जिस दिन भी आपका पढ़ने का पता है यार, एग्जाम के डे के 1 दिन पहले कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, उस दिन ये क्लासेस आपको ना संजीवनी बूटी का काम करेंगी। ओके सर, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ इन क्लासों को जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यूट्यूब वाले। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको इंपॉर्टेंट PDFs मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम टेलीग्राम पे ही डाल रहे होते हैं, क्योंकि
अगर मैंने क्लाउड पे कहीं डाला तो आपको पता कैसे चलेगा, इसलिए हम टेलीग्राम पे डालते हैं। डेली मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी कुछ आते हैं, भले ही वो फिल्मी सॉन्ग होते हैं बट मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम वगैरह प्लीज ज्वाइन करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।